हाँ जी। कैसे हो भाई आप सब। इससे जो अपनी पिछली क्लास हुई थी, या कह लो कि आपके बैच की लाइव पहली क्लास, ठीक है, आपके बैच की पहली लाइव क्लास जो हुई थी उसमें मैंने आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करी। ग्रामर कैसे पढ़नी चाहिए, वो कैब कैसे पढ़ेंगे, आरसी कैसे करेंगे, आपको क्या काम करना है, बैच में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, सब आपको बताया। ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह कि आपको कुछ आइडिया नहीं है, ये मान के 1 घंटे में आपको स्ट्रेटेजी बताई थी। ठीक। तो जो भी बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, आपके बैच में फर्स्ट वॉच दिस वीडियो नाम से वो पड़ी है, सबसे पहले आप उसको देखेंगे। जो उसमें बता दिया कृपया बार बार पूछकर मेरा और बाकी बच्चों का अब समय खराब नहीं करना है। सर ग्रामर कैसे पढ़ेंगे, सर ग्रामर की कितनी वीडियोस होंगी, सर वो कैब अभी को कितने ईयर तक की डल चुकी है, आरसी के लिए रीडिंग कहाँ से करूं, क्या आरसी की प्रैक्टिस आप कराएंगे, सारे ऐसे सवालों के जवाब उस वीडियो के अंदर दिए जा चुके हैं। तो यही बातें रोज रोज पूछकर कृपया अपना, मेरा और बैच देखने वाले बाकी बच्चों का समय व्यर्थ नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ एक दो पॉइंट जो हैं जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं जो छूट गए थे कल। एक तो काफी लेट किसी बच्चे ने डाउट पूछा उसके अंदर कि सर सीक्वेंस क्या रखना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, पहले कौन सा पोर्शन करना है। तो मेरे भाई आपको ग्रामर पढ़नी है, जैसे अभी चालू हुई, आज से ग्रामर चालू होगी, बेसिक्स का लेक्चर 1 है आज। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊं वो सीक्वेंस तोड़ना नहीं है, हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक्ड है। बेसिक्स लेक्चर 1 समझोगे तभी 2 समझ में आएगा, 2 समझोगे तभी 3 समझ में आएगा, जब ये सारे बेसिक के लेक्चर समझोगे तभी पहला चैप्टर समझ में आएगा, और पहले चैप्टर के बेस पे ही दूसरा चैप्टर समझ में आएगा। सारी चीजें आपस में लिंक करी हुई हैं, क्योंकि आप मेरे पढ़ाने का तरीका जानते होगे। 90 to 95% चीजों के मैं आपको लॉजिक दे देता हूं कि ये रूल है, ये ऐसे ऐसे है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों बना है इंग्लिश में ये रूल। 5% चीजें रटनी पड़ती हैं, लेकिन अगर इतना कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है तो फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पर पहले पकड़ बनानी पड़ती है, जो कि बेसिक्स में, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में, वर्ब में, यानी बेसिक्स प्लस पहले 3 चैप्टर में पढ़ाता हूं मैं। कुल मिला के बेसिक्स को अगर आप एक चैप्टर मानो तो पहले 4 चैप्टर में मैं आपका बेस तैयार करता हूं, जिसके बेस पे बाकी सारे चैप्टर्स आपको बड़ी आसानी से समझ में आते हैं, और ये 4 भी तो ऑब्वियसली आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रामर करेंगे, इसके साथ साथ आपको रीडिंग करनी है। जैसे आपको बताया कि अगर आप बिल्कुल बिलो एवरेज एटमोसफियर से आते हो, आपकी स्कूलिंग बिलो एवरेज जगह पे हुई है जहां पे इंग्लिश मीडियम था ही नहीं, अच्छा एवरेज में आते हो, प्रो में आते हो, कल बताया था पिछली क्लास में, आपको ग्रामर प्लस रीडिंग करनी है। वोकैब के लिए कोई अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, रोज का एक लेक्चर टारगेट करना है। लगभग 1 घंटे का लेक्चर होता है, 2x स्पीड पे देखा तो आधा घंटा होता है, उसको भी दिन में 2 पार्ट में बांट लो कि 15 मिनट में देखूंगा, जब मैं मैथ्स पढ़ता हूं, मैथ पढ़ के उठता हूं उसके बाद, और रीजनिंग पढ़ के उठता हूं उसके बाद, ऐसे करके उन 15-15 मिनट को दिन में 2 बार बांट लो, और वैसे वो कैब निपटानी। ये 3 काम चलेंगे साथ में। ग्रामर आप डेली पढ़ रहे होगे, रोज 45 मिनट्स रीडिंग कर रहे होगे, और आधा घंटा वो कैब 15-15 मिनट बांट के, इकट्ठा भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, जब ये पूरा पोर्शन हो जाएगा फिर आरसी पोर्शन की तरफ जाओगे, जिसकी थ्योरी प्रैक्टिस अब यहीं बैच में आपको मिलेगी। नेक्स्ट सवाल, सर रिवीजन कैसे करना है, कब करना है। रिवीजन कैसे करना है, कब करना है, तो उसके लिए मेरे भाई आप क्या करोगे, 3 चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, जैसे बेसिक्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव पढ़ लिया, तो अगला चैप्टर शुरू होने से पहले आपको टारगेट बनाना है कि ये 3 चैप्टर में फिर से रिवाइज करके, और इनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सर ने चैप्टर के एंड पे दिए हैं उनको लगा लो। फिर अगले 3 चैप्टर हो गए, फिर आप क्या करोगे, अगला चैप्टर पढ़ने से पहले पीछे के इन 3 को रिवाइज करोगे और इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओगे। रिवाइज कहां से करोगे, नोट से, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं। आपने खुद के अच्छे नोट्स बना रखे, बहुत अच्छी बात है। मेरे जो प्रिंटेड आते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट से, वो ले रखे हैं तो भी अच्छी बात है, वहां से रिवाइज करना और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने। फिर आगे ऐसे 3 चैप्टर हुए, अगला चैप्टर पढ़ने से पहले उन 3 को रिवाइज किया। जब पूरा कोर्स खत्म हो गया तो एक एक चैप्टर उठाते गए। हफ्ते का टारगेट बना लिया कि एक हफ्ते में मैं 3 से 4 चैप्टर अपने रिवाइज करूंगा, नोट से रिवाइज करा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, नोट से रिवाइज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ऐसे करके लगभग 1 महीने में आप पूरा अपना सिलेबस वापस रिवाइज करके फिर मिसलिनियस वगैरह या कह लो कि मॉक टेस्ट की तरफ फिर अपन चलेंगे। अच्छा जी, एक छोटी सी बात, ये हम इंसान हैं तो हर एक इंसान के साथ ये होता ही है
आप पढ़ोगे, 10-15 दिन अच्छे पढ़ोगे, उसके बाद आपको बीच में 2-4 दिन ऐसे आएंगे, 2 दिन ऐसे आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या कोई एक दिन ऐसा आए, कोई शाम ऐसी आए जिस दिन पढ़ने का मन ना करे, तो उस दिन आपको प्रेफर करना है कि अगर वीडियो देखने का, मैथ्स के सवाल लगाने का, कुछ भी एफर्ट्स करने का मन नहीं है, तो सबसे पहले ट्राई तो किया करो कि टेस्ट चला लिया करो। टेस्ट में टाइमर सा होता ना, ऐसे गुदगुदी सी होती है, मन में दगदग सी होती है, पता ही नहीं चलता टाइम का, तो वो करो। वो भी ना मन कर रहा हो तो कोई एक तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस में से कुछ तो इंटरेस्टिंग लगता होगा, वो पढ़ लो। वो भी मन ना करे तो वो कैब की वीडियोस देख लेना फिर, है ना। अच्छा, जीएस की वीडियोस देख सकते हो। एक सवाल जो कुछ बच्चों के मन में आया हो सकता है वो ये है, सर कल की वीडियो में, स्ट्रेटजी वाली वीडियो में, कभी तो आप कह रहे थे कि बच्चे को 1 साल अपने जीवन का देना ही देना पड़ता है, 1 साल लगता ही लगता है सिलेबस कंप्लीट करने में, और फिर आप कह रहे हो कि मैं 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। तो ये क्या कंफ्यूजन है? 1 साल में एक सिलेबस कंप्लीट होगा कि 4 महीने में? भैया 4 महीने में होगा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट। इंग्लिश की जितनी क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करनी है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव, सारी 4 महीने में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये 1 साल मैंने लिखा है सारे सिलेबस का करने में, कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कर चुके हो, उनकी प्रैक्टिस का आपको टाइम मिल जाए, उसके लिए बोला था मैंने 1 साल। जो 4 महीने है इसका लेना देना है सिर्फ इंग्लिश से, कि इंग्लिश में जितनी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करनी है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव, सब मैं आपको 4 महीने प्रोवाइड कर चुका हूंगा। ये 1 साल है पूरा ऑल सब्जेक्ट्स का टाइम। और एक लास्ट छोटी सी बात यह है कि होता क्या ना, अब जैसे आपके ऐप के अंदर ऐसे आपको दिख रहा होगा, यहां पे दिख रहा होगा क्लासेस या वीडियोस ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यहां पे शीट्स लिखा हुआ है, और यहां पे टेस्ट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैथ्स की या बाकी टीचर्स की ना पीडीएफ डलती है यहां पे, मैथ्स की और बाकी टीचर्स की पीडीएफ डलती है यहां पे, मेरी कोई पीडीएफ आपको यहां नहीं मिलेगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इस सेक्शन की जरूरत ही नहीं है। ये फीचर मैंने डेवलप कराया था बोल बोल के कि वीडियो के नीचे ही पीडीएफ होनी चाहिए। अब उस वीडियो के रिगार्डिंग कौन सी पीडीएफ है बच्चा ढूंढता रहेगा क्या? इतने सारे लेक्चर हो जाएंगे, जब 100 लेक्चर हो गए, 100 मैथ के हो गए, 100 इंग्लिश के हो गए, कहां पीडीएफ ढूंढेगा भाई? तो मैंने कहा वीडियो के नीचे ही पीडीएफ डालने का ऑप्शन होना चाहिए, तो वो अब डेवलप हो चुका है, ठीक है। मेरी जितनी पीडीएफ डलेंगी सब वीडियो के नीचे डलेंगी। इस शीट वाले सेक्शन में मत ढूंढना, कहीं फिर आप इस शीट वाले सेक्शन में ढूंढोगे वहां मिलेंगे नहीं, सर शीट नहीं मिली, सर पीडीएफ नहीं मिली, सर पीडीएफ नहीं मिली। सबकी सब इस वीडियो के नीचे ही होंगी। कोई पीडीएफ है, कोई टेस्ट है, कुछ भी है, सबका सब इस वीडियो के नीचे ही अटैच्ड आपको मिलेगा। क्लियर होगी इतनी बात? तो भैया ये कल स्ट्रेटजी वाली वीडियो के अंदर कुछ बातें ये रह गई थी जो आज बता दी, फिर बता रहा हूं। स्ट्रेटजी की वीडियो जो आपके बैच की सबसे पहली वीडियो है, फर्स्ट वॉच दिस वीडियो नाम से, उसको देख लीजिए। सब बताया उसमें, ग्रामर कैसे पढ़नी, वोकैब कैसे पढ़नी, सब सारी बातें हो चुकी हैं। वही बातें दोबारा दोबारा पूछकर अपना, मेरा और बैच के बाकी बच्चों का समय खराब नहीं करना है। हाँ जी, रोज क्लास में रेगुलरली आना यार, टाइम से आना। ये नहीं है कि 4 बजे क्लास है, टहलते टहलते 4:30-5 बजे आए, फिर लिख रहे हो सर समझ नहीं आ रहा, है ना। अगर वाकई में पढ़ना है, कोर्स करना और ऐसा करना है कि जिंदगी में दोबारा कोचिंग ना लेनी पड़े, तो भैया अपना टाइम से आना, रेगुलरली आना, सारे लेक्चर्स को अपना सीक्वेंस में देखना, नोट्स लेक्चर खत्म होने के बाद ही बनाना, खुद बना रहे हो अगर तो। कल अपनी बात हुई थी ना, अगर आपके पास समय है और अच्छे नोट्स बनाने की स्किल है, यानी अगर आप ऐसे नोट्स बना सकते हो कि जब पेपर पास आए तो वीडियो ना देखनी पड़े, नोट्स से ही पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए, अगर ऐसे नोट्स बनाने की आपके अंदर स्किल है, तो खुद नोट्स अगर बना रहे हो तो भैया क्लास के बाद बनाना, साथ साथ नहीं। ये नहीं मैं इधर पढ़ा रहा हूं तो उधर लिखने में लगा हुआ है, वो काम मत करना। और अगर प्रिंटेड नोट्स ले रखे हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, तो उनको रिवाइज कर लेना क्लास के बाद। ये वाली लाइन तो अब कट गई, डिटेल्ड स्ट्रेटजी, ये वाली लाइन हटा दूंगा मैं, ठीक है। डिटेल्ड स्ट्रेटजी इस बार आपके बैच में मैंने पहले डिस्कस कर दी। आपके बैच के अंदर मैंने डिटेल्ड स्ट्रेटजी शुरुआत में डिस्कस कर दी, जनरली मैं बेसिक्स के बाद डिस्कस करता होता था। कोई व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा ग्रुप नहीं है भैया, यही है जो बैच है। सर फिर हम डाउट कहां पूछेंगे? डाउट्स विल बी टेकन एट द एंड ऑफ द क्लास। जब क्लास एंड होगी, आखिरी के 10 मिनट में, आखिरी के 10 मिनट आपको दिए जाएंगे उस क्लास संबंधित डाउट पूछने के लिए, ठीक है।
अवॉइड पोस्टिंग कमेंट्स व्हाइल आई एम टीचिंग। जब मैं पढ़ा रहा हूं उस समय कमेंट वमेंट मत करना, उससे मैं भी इरिटेट होता हूं, कई बार डांट वाट भी देता हूं। इंटरफेस और वीडियो स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, कुछ भी कहने का मतलब चीजें इंप्रूव होती रहती हैं। कोई भी आपको टेक्निकल इशू हो, कोई भी टेक्निकल इशू, इसलिए सपोर्ट टीम को मैसेज करें। यहां बार बार स्पैम ना करें, ठीक है, इधर बार बार स्पैम ना करें, सपोर्ट टीम को मैसेज कर लें। ठीक, शुरुआत करें भाई अपने आज की क्लास की। फ्लिपकार्ट पे जो अमन सर क्लास नोट्स हैं वही लेना है क्या? हाँ जी वही लेना है। बुक्स मेनिया करके सेलर होगा, उसको देख लेना। अगर लिंक विंक की आपको दिक्कत है तो एक तो जो स्ट्रेटजी वाली क्लास थी उसके साथ मैंने पीडीएफ नोट्स का सैंपल डाला था, उसमें भी फर्स्ट पेज पे मैंने लिंक डलवा दिया है, फिर भी ना मिले। मेरा यूट्यूब चैनल है अमन सर इंग्लिश नाम से, उसकी कोई वीडियो खोल लेना, शॉर्ट्स को छोड़ के ऑब्वियसली, कोई भी लॉन्ग वीडियो कोई भी खोल लेना, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डले हुए हैं क्लास नोट्स के, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के, जहां से सस्ती पड़े वहां से मंगा लिया करो। ठीक है जी, चलो करें अब शुरू। मैं ये भी चीज कहना चाह रहा हूं, जैसे अब ये कि बच्चा है, मान लो इसकी कोई वीडियो नहीं चल रही है ना, निखिल है जैसे, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं चल रहे, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं चल रहे, इसने 150 बार कमेंट कर दिया है ना। अब सबको दिक्कत आ रही होती तो सब कमेंट कर रहे होते, एक ही बच्चा कमेंट कर रहा है, इसका इसी के डिवाइस में प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। भैया या तो ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर ले, फिर भी रिजॉल्व ना हो तो सपोर्ट टीम को मैसेज कर। ऐसे क्लास का टाइम खराब मत कर मेरा, ठीक है। ये काम सपोर्ट टीम का, मेरे पास कोई बटन नहीं लगा हुआ है। ये चीजें करके आप इरिटेट करते हो टीचर को ना। आइए श्री गणेश करते हैं जी अपने लेक्चर का, ठीक है। पहली क्लास का पहला सेंटेंस आज से अपना शुरू हो रहा है। पहले स्ट्रेटेजी वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आओ क्या पढ़ेंगे आज, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं कि आज पढ़ेंगे क्या, आज का टारगेट क्या है, क्या क्या अपने को पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश में जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनके अंदर जो टुकड़े होते हैं, शब्द होते हैं, है ना। बेसिकली आप सेंटेंस को समझो कि स्पीच है, और उसके टुकड़े, उसके पार्ट्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यानी सेंटेंस के हिस्से, कौन सा काम, कौन सा वर्ड क्या काम करता है, ठीक है। नाउन करता क्या है, प्रोनाउन करता क्या है, वर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव क्या करता है, एडवर्ब क्या करता है, ये सारी चीजें पहले इनका थोड़ा थोड़ा देखेंगे। उसके बाद फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे, देखते हैं कितने बच्चों के ठीक होते हैं। पहले तो एक एक लाइन का बेसिक पढ़ाऊंगा, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, एक एक लाइन में। उसके बाद थोड़ा सा और डेप्थ में चलेंगे कि आधे आधे घंटे वाला बेसिक नाउन के बारे में और एक्स्ट्रा बातें बताई, ठीक है। ऐसे ही फिर जब पूरा बेसिक खत्म हो जाएगा तो फिर अपन पूरे पूरे चैप्टर शुरू करेंगे। क्लियर होगी इतनी बात? आ जाइए शुरुआत करते हैं। He seems brave. He fought bravely. I hate your/yours wife. मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर आपको बिना बेसिक्स पढ़ाए डायरेक्ट मैं ऐसे कुछ बताने की कोशिश करूं कि भैया यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, इतना तो मुझे लगता है हर बच्चा जानता होगा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ब्रेव एडजेक्टिव होता है और ब्रेवली एडवर्ब होता है। अगर मैं पलट के आपसे सवाल कर दूं कि इस वर्ब के बाद तो आप देख पा रहे हो कि एडजेक्टिव आ रहा है, और इस वर्ब के बाद एडवर्ब आ रही है, ऐसा क्यों? इस वर्ब के बाद एडजेक्टिव है और इस वर्ब के बाद एडवर्ब है, ऐसा क्यों? अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन अगर करने लगूं बिना बेसिक पढ़ाए कि ये लिंकिंग वर्ब है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता, है ना, इसके बाद लिखा गया शब्द सब्जेक्ट को ही क्वालिफाई कर रहा होता है, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए एडजेक्टिव आएगा, ये एक्शन वर्ब है इसलिए एडवर्ब आया, कुछ पल्ले पड़ा? कुछ भी नहीं पल्ले पड़ा, सब ऊपर से चला जाएगा। ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं कुछ पढ़ाऊं ही ना, आपको कह दूं आई हेट योर वाइफ होगा कि योर्स वाइफ होगा? बेटा योर वाइफ होगा, ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है। ऐसे पढ़ा सकता हूं क्या? हर एक चीज का लॉजिक ही देता रहूं, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, नहीं ना। लॉजिकली चीजें बतानी पड़ेंगी कि ये नाउन है, नाउन के साथ एडजेक्टिव आते हैं, ये तो प्रोनाउन होता है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन थोड़ी आएगा इसके साथ। नाउन को क्वालिफाई करने का हम एडजेक्टिव करते हैं इसलिए ये आया और ये गलत है। तो कहने का मतलब ये है, छोटी से इतने छोटे छोटे एक एक दो दो तीन तीन वर्ड के सेंटेंसेस भी कराने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक्स मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, वरना तो समझ में आएगा नहीं। उसी क्या शुरुआत कर रहे हैं,
ठीक है, ये बात इसलिए बता रहा हूँ, काफी बच्चों को लगता है सर ये क्या, भी देखना कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो मैं आता ही है, क्या बचकानी बातें पढ़ा रहे हो। तो भैया मैं ये मान के चलूंगा कि मेरे सामने हिंदी मीडियम का ऐसा बच्चा बैठा है जिसको इंग्लिश में कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से 200 फीट की बोरिंग करके पढ़ाऊंगा। लोग कहते हैं ना जीरो से पढ़ा रहा हूं, जीरो से पढ़ा रहा हूं, मैं उससे भी नीचे से पढ़ा रहा हूं भाई, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अब भी अगर तुम इंग्लिश ना सीखे तो इसमें सारे समाज की और किसी की नहीं, तेरी गलती। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं। आज तक अगर इंग्लिश में दिक्कत थी तो इस बार पहली क्लास के पहले सेंटेंस से ध्यान से सुनते चलना। आइए जरा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा भी मैंने कहा स्पीच को आप मान लीजिए एक बार समझने के लिए कि सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस के अंदर छोटे छोटे हिस्से होंगे। सेंटेंस के अंदर आपने सुना होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस टाइप से। ठीक है, तो सेंटेंस के या कह लो स्पीच के पार्ट्स, उसके हिस्से। नाउन क्या होता जी? नाउन सुना होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा को नाउन कहते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। किसी व्यक्ति का नाम राहुल एक नाउन हो गया, किसी चीज का नाम बुक एक नाउन हो गया, दिल्ली नाउन हो गया। आई मेरी बात समझ में? दो, नाउन का इतना हल्का फुल्का आपको आइडिया है। क्या काम करता है नाउन इंग्लिश में? नाउन काम करता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का। नाउन काम करता है इंग्लिश में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनने का। देखो कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे पहले आप पकड़ा करिए वर्ब को। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कार्य को रिप्रेजेंट करता है ना। और उसकी जनरली ऐसे 3 फॉर्म होती हैं, जैसे गिव, गेव, गिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, प्ले, प्लेड, प्लेड, सिंग, सैंग, संग। समझ पा रहे हैं? एक ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, उसको क्या कहते हैं जी? वर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां पे काम हो रहा है गाने का, सिंग, सैंग, संग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। एक्शन हो रहा है गाने का, क्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वर्ब हो गया। अब मुझे बताओ, अभी के लिए समझने के लिए जो सबसे इजी डेफिनेशन है सब्जेक्ट की, वो होती है जो काम को करे। सब्जेक्ट की जो काम को करे। तो यहां पे काम हो रहा है गाने का, ये काम किया किसने, कौन गा रहा है जी? कुणाल गा रहा है। तो ये जो कुणाल है ये सब्जेक्ट की तरह से काम कर गया। और इतनी बात आप जान पा रहे हो कि कुणाल क्या है? किसी पर्सन का नाम है, तो ये नाउन है, हाँ कि ना। तो मैं कह सकता हूं कि कुणाल शब्द एक नाउन है जो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अब काफी बच्चे कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो, कभी नाउन कह रहे हो, कभी सब्जेक्ट कह रहे हो, कभी नाउन कह रहे हो, कभी सब्जेक्ट कह रहे हो, ये क्या हो रहा है? कभी आप नाउन कहते हो, कभी सब्जेक्ट कहते हो, ये क्या हो रहा है? मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। मेरा नाम है जी अमन, ठीक है? मेरा नाम है अमन और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है? अगर कोई मेरे से पूछेगा सर आपका नाम क्या है, तो उसको जवाब में क्या बोलूंगा? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अरे नाम पूछेगा तो नाम बताऊंगा, काम पूछेगा तो काम बताऊंगा, हाँ कि ना। अगर कोई पूछेगा ये कुणाल शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अगर कोई पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो तुम कहोगे यह शब्द एक नाउन है। और अगर कोई पूछेगा ये नाउन इस वाक्य में काम क्या कर रहा है, अगर कोई पूछेगा नाउन इस वाक्य में काम क्या कर रहा है, तो आप कहोगे कि ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। क्लियर हुई इतनी बात? अच्छा जी, अगली बात। शुरू से सिंग, सैंग, संग ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, वर्ब हो गया। ये काम कुणाल ने किया तो कुणाल सब्जेक्ट हो गया। अच्छा क्या गा दिया जी? जो काम को करे वो सब्जेक्ट हो जाता है और जिस पर काम करे वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। काम हो रहा है गाने का, गाया कुणाल ने, और क्या गा दिया? तो सॉन्ग गा दिया। गाए जाने का काम किस पर हो रहा है? सॉन्ग पर हो रहा है। या तो ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो वर्ब से क्या या किसको का वर्ब से क्या या किसको का जवाब, वर्ब से क्या या किसको का जवाब, यानी वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई। जब आप वर्ब से पूछो व्हाट, कोई चीज होगी तो व्हाट पूछोगे, कोई पर्सन होगा तो हुम पूछोगे। जैसे कुणाल सैंग व्हाट, कुणाल ने क्या गाया? सॉन्ग गाया। वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई, वर्ब से क्या या किसको का जवाब, वो होते हैं जी ऑब्जेक्ट। फिर से वही बात, काम तो कर रहा ऑब्जेक्ट बनने का, लेकिन सॉन्ग, सॉन्ग्स, टेबल, टेबल्स, चेयर, चेयर्स, सॉन्ग, सॉन्ग्स, एस लगा के प्लूरल कर रहे हैं तो नाउन के साथ करते हैं, है ना। एक गाना, एक से ज्यादा गाने, तो ये क्या बन गया? ये भी नाउन है। फिर से वही बात, सर कभी नाउन कह देते हो, कभी सब्जेक्ट कह देते हो, क्या हो रहा है ये? अरे भाई कोई पूछेगा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो तुम कहोगे इसकी नाउन है। अगर कोई पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तुम कहोगे नाउन है।
अगर कोई पूछेगा काम क्या कर रहा है तो तुम कहोगे ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया। प्रोनाउन क्या होता है जी? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन की जगह पर आए। अब मान लो आपको सचिन के ऊपर एक ऐसे लिखना है, पहला सेंटेंस लिखा आपने, सचिन इज अ क्रिकेटर, है ना, या सचिन इज अ वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर, कुछ भी लिख लिया आपने। अगले सेंटेंस में जब सचिन के बारे में दोबारा कुछ लिखना पड़ेगा कि भैया मुंबई से हेल करते हैं, मुंबई के हैं, तो सचिन, सचिन लिव्स इन मुंबई की ही लिव्स इन मुंबई। बार बार सचिन 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 लिखोगे पैराग्राफ में कि ही लिख दोगे अगली सेंटेंस में? तो एक नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े उसके लिए बनाए गए हैं प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब आपने सुने होंगे, है ना, ये तो सबसे ज्यादा सुने होते हैं आपने। आगे चल के और भी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, इनको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है। फिर से वही बातें, सिंग, सैंग, संग वर्ब है क्योंकि एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। गाना गाने का काम कौन कर रहा है? ही कर रहा है, तो ये ही क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका प्रोनाउन है। लेकिन अगर कोई पूछेगा काम क्या कर रहा है तो तुम कहोगे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अच्छा जी, ही सैंग व्हाट? ही सैंग व्हाट? क्या गाया उसने? ही सैंग व्हाट? क्या गाया उसने? सॉन्ग गाया। तो ये क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। बोलो भैया, क्लियर होगी इतनी बात? फिर से देखिए क्या बोला है। सबसे पहले जब भी आपको देखना हो ना कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या काम कर रहा है, जब भी आपको ऐसी चीज देखनी हो तो सेंटेंस में सबसे पहले पकड़ते हैं अपन वर्ब को। सेंटेंस में सबसे पहले पकड़ते हैं हम वर्ब को, ठीक है। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं। इसमें काम हो रहा गाने का, जिसने इस काम को किया वो सब्जेक्ट हो गया, और जिस पर ये काम किया गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन करता है, या फिर नाउन की जगह पर आने वाला शब्द जैसे कि एक प्रोनाउन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आ जाओ। वर्ब रिप्रेजेंट्स एक्शन। वर्ब जो होती है वो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कार्य को रिप्रेजेंट करती है। कुणाल सैंगा सॉन्ग अभी अपन ने देखा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो बता ही चुका। सबसे पहले वर्ब के बारे में बताया मैंने आपको। एडजेक्टिव क्या होता है ना, इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन होती है, इसमें डी अपन बोलते नहीं, एडजेक्टिव बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव। लेकिन अभी के लिए अपन एडजेक्टिव भी कह लोगे तो ऐसी कोई आफत नहीं आ जाएगी। क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। क्वालिफाई करने का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, ठीक। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। क्वालिफाई करने का मतलब होता है उसके बारे में कुछ बताना। जैसे कुणाल सैंग अ रोमांटिक सॉन्ग। कुणाल ने एक रोमांटिक सॉन्ग गाया। कुणाल ने एक रोमांटिक सॉन्ग गाया। सिंग सैंग संग क्या हो गया? वर्ब हो गया। सिंग सैंग संग क्या हो गया? वर्ब हो गया। अच्छा, किसने गाया जी? किसने गाया जी? कुणाल ने गाया। तो कुणाल क्या जी? सब्जेक्ट है, कह सकता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, ये तो आप जानते ही हो। अगर कोई पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, क्या है, तो क्या कहोगे? नाउन है। काम क्या कर रहा है वाक्य में? वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है सर। अच्छा, कुणाल सैंग व्हाट? कुणाल ने क्या गाया? कुणाल सैंग व्हाट? कुणाल ने क्या गाया? सॉन्ग गा दिया। वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है? नाउन प्रोनाउन का। अब ये कोई प्रोनाउन तो है नहीं, तो नाउन लिख दिया मैंने। अच्छा, कैसा सॉन्ग गाया? बताओ भैया, कैसा सॉन्ग गाया? कुणाल सैंग रोमांटिक सॉन्ग। कुणाल ने कैसा सॉन्ग गाया? कुणाल ने सॉन्ग गाया जी रोमांटिक। एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे। कुणाल सैंग अ न्यू सॉन्ग, कुणाल सैंग एन ओल्ड सॉन्ग, कुणाल सैंग अ रोमांटिक सॉन्ग, कुणाल सैंग अ बोरिंग सॉन्ग। कोई भी ऐसा शब्द जो किसी नाउन प्रोनाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बता दे, उसको क्या कहते हैं? उसको एडजेक्टिव कहते हैं जी। बोलो, इतने पार्ट में कोई समस्या? हाँ जी, इतने पार्ट में कोई समस्या? नेक्स्ट पर। जैसे एडजेक्टिव का काम था नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर उसके बारे में कुछ बताना। जैसे इस शब्द ने बताया ना कैसा सॉन्ग है, इस शब्द ने बताया कैसा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग है, न्यू सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है। जो एक नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बता दे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ऐसे एक शब्द होता है एडवर्ब। वो विशेषता बताता है किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की। पढ़ेंगे सारे काम, सारे पढ़ेंगे। अभी के लिए एक बार वर्ब वाला मैंने एग्जांपल लिया। जैसे कुणाल सैंग अ सॉन्ग स्वीटली।
कुणाल sang a song स्वीटली, कुणाल ने गाना गाया स्वीटली, कुणाल ने गाना गाया मधुरता से। अब यहां पे सिंग सैंग संग क्या हो गया जी, वर्ब हो गया। ये बात तो अपन कर चुके हैं 3-4 बार। अच्छा, कुणाल इस काम को कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, ये बात अब आप जान गए। क्या गा दिया, सॉन्ग गा दिया, ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, ये बात आप जान गए। कुणाल ने गाना गाया, कुणाल ने गाना गाया, कैसे गाया, कुणाल ने गाना गाया कैसे गाया, स्वीटली गाया। ये जो शब्द होते हैं ना, कोई काम कैसे हो रहा है, जैसे जैसे दे फॉट ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़े। शी टॉक्स नाइसली, वो अच्छे से बात करती है। ही बिहेव्स रूडली, वो रूडली बिहेव करता है। कोई एक्शन कैसे हो रहा है, कोई एक्शन कैसे हो रहा है, इस बात को बताने वाले जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं जी, एडवर्ब होते हैं। आई मेरी बात समझ में। कोई एक्शन कैसे हो रहा है, कुणाल सैंग अ सॉन्ग स्वीटली, कुणाल ने गाना गाया मधुरता से। सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सोल्जर कैसे लड़े बहादुरी से। शी बिहेव्स रूडली, वो कैसे बिहेव करती है, रूडली मैनर में, रूडली बिहेव करती है वो। तो कोई काम कैसे हो रहा है, कोई एक्शन कैसे हो रहा है, उसको बोलते हैं जी एडवर्ब। क्लियर होगी इतनी बात। कंजंक्शन क्या होता है जी, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो एक शब्दों या क्लॉजेस को जोड़ने के काम आता है। ये क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, आएंगे आगे, अभी ऐसे लिखा है एक बार। अभी के लिए मैं एक एक लाइन में बेसिक पढ़ा रहा हूं, ऐसे मैं सोचना ही इतना ही बेसिक है, खत्म हो गया। पहले एक एक लाइन में बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर आधे आधे घंटे का बेसिक पढ़ाऊंगा, और फिर पूरे पूरे चैप्टर आएंगे। ये तो आपको हल्के हल्के छींटे मार रहा हूं, ये समझ लो आप। ठीक है। राहुल एंड दिनेश सैंग अ सॉन्ग, राहुल और दिनेश ने गाना गाया, राहुल और दिनेश ने गाना गाया। अब अगर आप देख पा रहे हैं, सिंग सैंग संग फिर से वही वर्ब हो गई है। ठीक है जी। जो इस काम को करेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। मुझे बताओ कौन कर रहा है इस काम को, कौन गा रहा गाना, जो इस काम को करेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। मुझे बताइए इस काम को कौन कर रहा है, कौन गा रहा है गाना। तो इस काम को करने का काम कर रहे हैं राहुल और दिनेश दोनों। राहुल भी गा रहा है और दिनेश भी गा रहा है। सर दो दो सब्जेक्ट, क्योंकि दो लोगों ने काम किया, दो डूअर हो गए, तो दोनों सब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। दो दो सब्जेक्ट कैसे आ पा रहे हैं, दो दो सब्जेक्ट कैसे आ पा रहे हैं, वो दो दो सब्जेक्ट आ पा रहे हैं इस कंजंक्शन की वजह से। आप देख पा रहे होंगे यहां पे राहुल और दिनेश, राहुल और दिनेश ये दोनों के दोनों ही डूअर हैं, ये दोनों के दोनों ही सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहे हैं। दोनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, वही किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। और ये दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, इस कंजंक्शन ने। ट्रेनें मिलती है ना, जंक्शन आपने सुना होगा, है ना, जहां पे पटड़ियां एक से ज्यादा होती हैं, इंजन विंजन बदली होते हैं, जंक्शन। तो कंजंक्शन चीजों को जोड़ने वाला, ऐसे समझ सकते हो। टेंशन मतलब पूरा दोबारा भी दिखाऊंगा, फिर इस पे बेस तुम क्वेश्चन भी करोगे अपने आप, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट पे आ जाइए। प्रीपोजिशन रिलेट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन। ये कुछ बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि ब्लैक स्क्रीन आ रही है। कुछ बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है, सबको आ रही होती तो बहुत दिक्कत होती। आप एक काम करिए, क्लास को बंद करके, ऐप को बंद करके दोबारा खोल लीजिए एक बार। ठीक है, क्लास को क्लोज करके दोबारा ओपन कर लो। ठीक है, फिर भी मैं एक बार टेक टीम को मैसेज छोड़ देता हूं।
हाँ जी, आओ। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या करता जी? इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन वैसे तो आपने सुन रखा होगा, इन शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं, जो शब्द होते हैं ना, इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, इस प्रकार के शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब ये करते क्या है वो लिखा हुआ है यहां पे, कि एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ रिलेट करते हैं। ऐसा कैसे, मतलब क्या लिखा हुआ है, आओ समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, इतना तो हमने कर ही लिया, सिंग, सैंग, संग वर्ब हो गया। अच्छा, इसने इस काम को किया तो ये सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर कोई पूछेगा तो नाउन कहूंगा। क्या गाया गया, सॉन्ग, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई पूछेगा तो नाउन कहूंगा। अगर ये सेंटेंस इतना ही होता तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं थी। कुणाल सैंगा सॉन्ग, अगर ये सेंटेंस इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूं, कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई जानकारी ऐड करना चाहता हूं, एक नाउन या प्रोनाउन ऐड करके। अब नाउन या प्रोनाउन सीधा नहीं लिख पाओगे, इसके साथ आपको बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाला वर्ड चाहिए। आपको बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाला शब्द चाहिए। ठीक है, वो शब्द कौन बनेगा? वो शब्द बनेगा जी प्रीपोजिशन। मेरी बात ध्यान से सुनना। कैसे? आपने लिखा कुणाल सैंग अ सॉन्ग, कुणाल ने गाना गाया। अब मैं बताना चाहता हूं कि कहां पे गाया, तो मैंने लिख दिया इन द क्लास। अब ये क्लास शब्द एक नाउन है, क्लास शब्द एक नाउन है ना। अच्छा, उसको कनेक्ट करने के लिए मैंने लगा दिया इन। जैसी इंफॉर्मेशन देना चाहोगे वैसे ही कनेक्टर लगेगा। कुणाल ने गाना गाया क्लास में, क्लास में कहना था तो इन लगाया। अब मान लो सेम मुझे कहना है कुणाल ने गाना गाया शालिनी के लिए, कुणाल ने गाना गाया शालिनी के लिए, तो फिर मैं क्या बोलूंगा? कुणाल सैंग अ सॉन्ग फॉर शालिनी। शालिनी नाउन है, सीधा नाउन तो लिख नहीं सकते, कनेक्टर लगाना पड़ेगा। के लिए वाला मीनिंग देना तो फॉर लगाया। कुणाल सैंग अ सॉन्ग फॉर शालिनी। अब मान लो मुझे कहना कुणाल ने गाना गाया संडे को, तो क्या लिखूंगा? कुणाल सैंग अ सॉन्ग ऑन संडे। मेरी कुछ बात समझ पा रहे हो? प्रीपोजिशन का काम कुछ समझ में आ रहा है? एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध एस्टेब्लिश करना सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ, यह काम करता है प्रीपोजिशन। जैसा मीनिंग देना हो उस हिसाब से प्रीपोजिशन चेंज हो जाती है। जैसे जैसे अभी फिलहाल मेरे को क्लास नाउन लिखना था, अभी थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। अभी के लिए लो मैं इसको लिख देता हूं। ये जो क्लास है ये नाउन है, और जैसे वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आते हैं उनको कहते हैं वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऐसे प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आप लिखते हो उनको कहते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आप लिखते हो इनको कहते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। फिर से मेरी बात ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए हैवी होगी, नई होगी। आओ एक बार फिर से दोबारा सुनने की कोशिश करिए। मैंने कहा अपन ने एक सेंटेंस लिखा, कुणाल सैंग अ सॉन्ग, कुणाल ने गाना गाया। ठीक है, कुणाल सैंग अ सॉन्ग, हमने एक सेंटेंस लिख दिया। अब मैं इस वाक्य में नई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूं कुछ। कुणाल ने गाना गाया, क्लास में गाया, संडे को गाया, शालिनी के लिए गाया। अगर मैं कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहा हूं और उसको, उस नई इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए मुझे नाउन की जरूरत पड़ेगी। क्लास शब्द एक नाउन है, शालिनी शब्द एक नाउन है, संडे शब्द एक नाउन है, तो आप डायरेक्ट नाउन तो नहीं लिख पाओगे, ऐसे तो नहीं लिख पाओगे कुणाल सैंग अ सॉन्ग क्लास, कुणाल सैंग अ सॉन्ग शालिनी, कुणाल सैंग अ सॉन्ग संडे, ऐसा तो कर नहीं पाएंगे। दो नाउन इकट्ठे तो लिख नहीं पाएंगे, ये नाउन ऑलरेडी आ चुका है। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पर एक कनेक्टर, मुझे यहां पर एक कनेक्टर लगाना पड़ेगा, एक रिलेशन स्टैब्लिश करने वाला शब्द लगाना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? तो यहां पे मैंने क्या लिखा? कुणाल सैंग अ सॉन्ग, कुणाल ने गाना गाया क्लास में। क्लास नाउन लिखना है, क्लास में कहना था तो इन लगा दिया। कुणाल ने गाना गाया शालिनी के लिए, तो फॉर शालिनी लिख दूंगा। कुणाल ने गाना गाया संडे को, तो ऑन संडे लिख दूंगा। मेरी कुछ बात आ गई समझ में? तो प्रीपोजिशन का काम क्या है? एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन एस्टेब्लिश करना, और ये पूरा मिलकर क्या कर रहा है? सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। क्लियर हो गया? वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखते हो, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखते हो भैया, वो क्या हो जाते हैं? वो वर्ब के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ऐसी प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखोगे, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखोगे, वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया जी? अब आजकल ये एक दो और चल रहा है ना? अभी अंकित भाई बार 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 बार, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास। अब हर 5 मिनट में एक बच्चा आए, वो बोले रिकॉर्डेड क्लास है, टीचर फिर उसको नाच के दिखाएगा। देखो बेटा देखो अंकित, आपके कहने पे मैं नाचा, है ना?
आपने 999 मुझे खरीद रखा है ना, तो जब जब आप कहोगे कि क्लास रिकॉर्डेड है तो उसको लाइव प्रूव करने के लिए मैं आपको नाच के दिखाऊंगा। ऐसे ठीक रहेगा? ऐसे ठीक रहेगा? अब दो चार और नमूने लॉजिक यूज करेंगे। सर ठंड चल रही है, आपने हाफ बाजू टी शर्ट पहन रखा है। ये जैकेट पहन रखी थी, ठीक है। क्लास लेने से पहले ऐसा लगा थोड़ा अड़ सा रहा है हाथ, ठीक, थोड़ा सा फ्री होके पढ़ाना चाहता था मेरे मालिक, मेरे बाबू में सोना, इसलिए मैंने जैकेट उतार दी, ठीक। लाइटें बहुत ज्यादा लगी हुई हैं यहाँ पे, उससे थोड़ी सी गर्मी क्रिएट हो जाती है, तो ऐसी कोई ठंड वंड लगती नहीं है। और कोई मैं बाबू है? और कैसे प्रूव करूं मेरा बच्चा आपको कि ये लाइव क्लास है? वो गेम खेले अपन नाम लेने वाला, सर मेरा नाम ले लीजिए, मेरा नाम ले लीजिए। देखा होगा ना यूट्यूब पे, ऐसे वो ऐसे लड़कियां सी मेहंदी लगा के रखती हैं, नाम लिखती हैं, जो जो लाइव आता है उसका नाम लिखती हैं। कॉपी पेन ले रखी थी, उस पर नाम लिखती हैं, रंगोली बना के नाम। वो गेम खेले, फिर यकीन हो जाएगा। पढ़ ले निकम्मा, पढ़ ले, ठीक है। तू लाइव रिकॉर्डेड कैसे भी ना पढ़ पाएगा मुझे लग रहा है। नमूना, चलो नेक्स्ट पे आ जाइए। ऐसा ऐसा बीच बीच में आप लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा, क्योंकि रोज एक आधा ऐसा कोई ना कोई हर 10-15 मिनट में एक नमूना आएगा, ठीक है। उस नमूने को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया जाएगा, तो ऐसा एंटरटेनमेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। परेशान मत होइए, बीच बीच में आपको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी, ऐसा प्रसाद बीच बीच में बढ़ता रहता है मेरे बैच में। इंटरजेक्शन पर आ जाइए। एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस। फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड, जैसे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। विन वॉन, वॉन क्या हो गया? वर्ब हो गया। विन वॉन, वॉन क्या हो गया जी? वर्ब हो गया। हाँ जी, ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म में वर्ब हो गया। कौन जीत गया जी? हम जीत गए, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ये प्रोनाउन है जी जो सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। ये प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। अच्छा, क्या जीत गए? वी वॉन व्हाट, तो मैच जीत गए, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने की जिम्मेवारी, हर एक शब्द का देखो अपना काम है, मजाक के लिए कोई नहीं लगा हुआ। हर एक शब्द का अपना काम है, कोई मजाक के लिए, टाइम पास के लिए कोई भी नहीं लगा रखा। वर्ब का काम है एक्शन को रिप्रेजेंट करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना नाउन प्रोनाउन का काम है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना एडजेक्टिव का काम है, किसी एडजेक्टिव की वर्ब की दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताना एडवर्ब का काम है, कंजंक्शन का काम है दो चीजों को जोड़ना, प्रीपोजिशन का काम है सेंटेंस के अंदर नई इंफॉर्मेशन के ऐड करना। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ऐसे हर एक वर्ड का अपना काम है। तो ये जो वर्ड होते हैं, जिसके बाद आपने देखा होगा ये एक्सक्लेमेशन वाला साइन लगा होता, अलास दुख के लिए, हुर्रे खुशी के लिए, फाय ऐसे घिन पड़ने के लिए। तो ऐसे वाले ये जो शब्द होते हैं जो सडन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, इनको बोलते हैं जी हम इंटरजेक्शन। इनको क्या कहते हैं जी? हम इंटरजेक्शन कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत समस्या? हाँ जी, चलो एक बार फिर से मैं जितना मैंने पढ़ाया उसको एक बार फिर से आपकी नजरों के आगे से निकालता हूं, और फिर ये जो सेंटेंसेस हैं ये सारे आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। ये सारे के सारे आप मुझे करके दिखाओगे। आ जाओ, फिर से देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया जी वर्ब क्या होता है। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती: गिव गेव गिवन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, ईट एट ईटन, प्ले प्लेड प्लेड, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। हाँ कि ना? एक ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट। क्लियर होगी इतनी बात? कभी भी सेंटेंस को जब तोड़ते हैं तो सबसे पहले वर्ब को टारगेट करते हैं, उसको पहचानना सबसे आसान होता है और उससे कड़ियां जुड़ती चली जाती। जो इस काम को कर दे, जो इस काम को कर दे वो नाउन हो गया। जिस पर ये काम किया जाए, मतलब जो इस काम को कर दे वो सब्जेक्ट हो गया, और जिस पर ये काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट हो गया। काम हो रहा गाने का, किया कुणाल ने, तो ये सब्जेक्ट। क्या गा दिया? सॉन्ग, या कह लो वर्ब से क्या का रिप्लाई, वर्ब से क्या, सॉन्ग, कुणाल सैंग व्हाट, अ सॉन्ग, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो शब्द मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया, मैंने इनके ब्रैकेट में नाउन भी लिख रखा है। नाउन क्यों लिख रखा है? एक होता नाम, एक होता काम। इसको इंग्लिश में इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल जो है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो है नाउन। और इसका काम क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना।
नाउन प्रोनाउन की जगह पे जो शब्द आ जाए, आई वी यू ही शी इट दे, ये क्या हो जाते हैं? ये प्रोनाउन हो जाते हैं। जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे वो वर्ब है। एडजेक्टिव क्या होता है? एक नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने वाला वर्ड। जैसे सॉन्ग लिखा हुआ था, सॉन्ग के साथ आपने लिख दिया रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग, क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। हाँ कि ना? ऐसे ही मान लो एक शब्द लिख दिया मैंने हाउस, उसके साथ कुछ वर्ड लगा दूं, न्यू हाउस, ओल्ड हाउस, स्मॉल हाउस, बिग हाउस, कॉस्टली हाउस, क्या कर रहा है वो? हाउस नाउन के साथ ये सब शब्द क्या कर रहे हैं? उसकी विशेषता बता रहे हैं। जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जो ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा जी। एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा शब्द जो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। सर ये वाले काम तो आपने बताए ही नहीं। बताऊंगा, मुन्ना शांति रखो। अभी क्या बताया? अभी एक एक लाइन वाला बेसिक पढ़ा रहा हूं, फिर आधे आधे घंटे वाला बेसिक आएगा, फिर चैप्टर आएंगे, तो सब होगा। अभी के लिए वर्ब को क्वालिफाई करने वाला मैंने सेंटेंस लिया है। जैसे कि कुणाल सैंग अ सॉन्ग स्वीटली, कुणाल ने गाना गाया स्वीटली। कोई काम कैसे हो रहा है? शी बिहेव्स रूडली, शी बिहेव्स नाइसली, सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। ये सब शब्द क्या है? कोई एक्शन कैसे हो रहा है, कोई वर्ब, कोई एक्शन कैसे हो रहा है वो बता रहे हैं। तो जैसे जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता था वो एडजेक्टिव हो जाता था, जो वर्ब के बारे में कुछ बताए वो एडवर्ब हो गया। कंजंक्शन ऐसा शब्द जो दो शब्दों को या मतलब दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेस को जोड़ता हो। सर क्लॉज तो आपने बताया नहीं, आगे आएगा ना मेरे भाई, पहली क्लास है, पहले 4-5 अक्षर लिखे हैं, ये धीरे धीरे सब होता जाएगा। राहुल एंड दिनेश सैंग अ सॉन्ग। राहुल एंड दिनेश सैंग अ सॉन्ग। राहुल और दिनेश ने गाना गाया। अब काम हो रहा गाने का, गाया किसने? राहुल और दिनेश ने। दो दो डूअर तो दो दो सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट कैसे लिख पाए? इस कंजंक्शन की वजह से लिख पाए। मेरी बात आ रही है समझ में? ये कंजंक्शन दो नाउन को भी जोड़ सकता है। ऐसे अगर मैं लिख दूं यू एंड आई, तो दो प्रोनाउन को जोड़ दिया। ऐसे मान लो मैं लिख दूं ही इज सिंगिंग एंड डांसिंग, दो वर्ब को जोड़ दिया। तो ये जो शब्द है कंजंक्शन, ये दो नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, इनको जोड़ने का काम करता है। अच्छा जी। प्रीपोजिशन ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी था। ये जो शब्द होते हैं ना, इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, बिटवीन, अमंग, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये सब प्रीपोजिशन है। क्या काम आते हैं ये? थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करो। जब भी आप देखोगे तो प्रीपोजिशन के बाद आपको एक नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ मिलेगा। जब भी आप देखोगे तो प्रीपोजिशन के बाद आपको एक नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ मिलेगा। प्रीपोजिशन बनाई इसलिए कि एक नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करना है। और वो क्यों करना है? ताकि सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड हो जाए। ये सेंटेंस अपने आप में यहां खत्म हो सकता था, कुणाल सैंग सॉन्ग। अब हम कुछ और बताना चाहते हैं। कुणाल ने गाना गाया, क्लास में गाया, इन द क्लास। शालिनी के लिए गाया, फॉर शालिनी। संडे को गाया, ऑन संडे। तो जब आप नाउन लिखोगे उसका रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए यहां पे आप एक प्रीपोजिशन डाल देते हो। और क्यों कर रहे हैं कारिस्ता नियम? ताकि सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड हो जाए। जो वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन होते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखोगे वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर प्रीपोजिशन का कोई सब्जेक्ट भी होगा क्या? नहीं, प्रीपोजिशन के सिर्फ ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे आप वर्ब से वर्ड पूछते हो ना, कुणाल सैंग व्हाट अ सॉन्ग, ऐसे ही इन व्हाट इन क्लास, ये प्रीपोजिशन से व्हाट या होम के रिप्लाई होते हैं। आई मेरी बात समझ में? इंटरजेक्शन ये जो सडन फीलिंग इमोशन को दिखाने वाले वर्ड होते हैं, अलास, हुर्रे, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन के अंडर में आते हैं। आओ जरा, ये सेंटेंसेस है भैया, ये सेंटेंसेस हैं। करो कोशिश। इस शब्द को लाओ मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, थोड़ा परेशान कर सकता है ये आपको। इसको फेमस कर देता हूं। इनको आप अपने आप करिए, मेरा इंतजार मत करिए, मुझे तो आता ही है। मैं अभी बताऊंगा आपको, पहली ट्राई आप करेंगे। देखे तो सही, जो आधा घंटा में बोला वो भेजे में तुम्हारे कुछ घुसा भी कि नहीं। इन सेंटेंसेस को देखो और ये जो ब्रैकेट के अंदर शब्द लिखा हुआ है ये बताइए क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है? ट्राई करिए अपने आप।
हाँ जी, कर लिया भाई। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। फेंस होती है कोई बाड़ जिसको बोलते हैं ना, कोई बाउंड्री सी कर रखी हो तार वार से। तो बिल्ली जो है वो कूद गई फेंस के ऊपर से। बिल्ली कूद गई फेंस के ऊपर से। ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी तीन फॉर्म होती हो, गिव, गेव, गिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, जंप, जंप्ड, जंप्ड। आके ना, ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी तीन फॉर्म होती हैं, क्या हो जाएगा जी? वो वर्ब हो जाएगा। अगर बाकी अपन बातें करें तो ये कैट सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, ब्रैकेट में एन डाल दिया मैंने, ये आपकी वर्ब हो गई। और ये ओवर क्या होता है? इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, ओवर, अंडर, ये सब क्या होती हैं? प्रीपोजिशन होती हैं। और ये फेंस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। अब कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आएगा, वो सवाल ये होगा कि सर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो आया ही नहीं। हर वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ये जरूरी नहीं होता, आगे चल के हम पढ़ेंगे। इनको इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब। ठीक है, फिलहाल के लिए एक बार आप पचा लो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, आ जाएगा, बता दूंगा। हर वर्ब का ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं होता। हर वर्ब का ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं होता। अ फेमस सिंगर विल कम टुडे। एक फेमस सिंगर आएगा आज। ठीक है, अभी अगर आप पूरा नहीं भी तोड़ पाओ, क्योंकि अभी विल मॉडल होता आपको मैंने बताया ही नहीं है ना। ये टुडे एक्शन के होने का टाइम बता रहा है, इसको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, मैंने बताया नहीं। अभी अगर आप पूरा नहीं भी कर पा रहे तो पूरे की मेरी आपसे अपेक्षा भी नहीं है आज। अभी मैंने आधा घंटा ही तो पढ़ाया आपको, पूरे की मेरी आपसे अपेक्षा भी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप जो बेसिक चीज है कि जंप, जंप्ड, जंप्ड एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीन फॉर्म में वर्ब होगा, ये तो आप समझ पा रहे हो ना। और ऐसे ये नाउन के साथ लगा हुआ है। फेमस सिंगर, कैसा सिंगर है जी? अ डैश सिंगर विल कम टुडे। एक फेमस सिंगर आएगा आज। फेमस सिंगर कह लो, सीनियर सिंगर कह लो, ओल्ड सिंगर कह लो, है ना। ये क्या कर रहा है? एक नाउन की विशेषता बता रहा है। कैसा सिंगर है जी? फेमस सिंगर है, नया सिंगर है, यंग सिंगर है, ओल्ड सिंगर है ना। ऐसा शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बता दे उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। रिनाउंड का मतलब भी फेमस ही होता है, बस वो आपके लिए वर्ड नया था। कुछ बच्चों को हो सकता है वर्ब भी लग जाए, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड होता है, ईडी को देख के वो वर्ब ना समझ लें, इसलिए मैंने उसको काट दिया था। हालांकि रिनाउंड का मतलब भी फेमस ही होता है। फेमस कह लें चाहे रिनाउंड कह लें, एक ही बात है। जिसको बहुत लोग जानते हो, रिनाउंड हो, फेमस हो, है ना। तो ये रिनाउंड कोई वर्ब नहीं है, ये रिनाउंड कोई वर्ब नहीं है, ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है। रिनाउंड कह लीजिए, फेमस कह लीजिए, एक ही बात है। तो जो नाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताए उसको क्या कह देते हैं? एडजेक्टिव कह देते हैं। शी डांस्ड ग्रेसफुली, वो ग्रेसफुली उसने डांस किया। मैं फिर बता रहा हूं, ये आगे के अभी आपसे नहीं हो पाएंगे, अभी पढ़ाया नहीं आपको। कैन, कोड, में, माइट, विल, शैल, शुड, ये मॉडल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करते हैं, ये सब अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है। लेकिन सेंटेंस लिखना है तो दो चार अक्षर तो लिखने ही पड़ेंगे ना। बार बार कुणाल साहंगा सॉन्ग तो नहीं लिख सकता, दो चार अक्षर तो डालने पड़ेंगे, इसलिए छोटे छोटे लिखें। समय थोड़ा सा दीजिए, अगली क्लास के अंदर आप ये सारे करने लग जाएंगे, लेकिन थोड़े पेशेंस तो रखने पड़ेंगे। इतना समझ में आया कि ये रिनाउंड एक एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, जो इस सिंगर नाउन की विशेषता बता रहा है। ये सिंगर शब्द जो है ये एक नाउन है। ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा था, तीन फॉर्म में वर्ब हो गया। ऐसे ये सिंगर नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। शी डांस्ड ग्रेसफुली, वो बड़ा ग्रेसफुली नाची, है ना, बड़े बढ़िया से, एलिगेंस से नाची वो। तो यहां पे डांस्ड वर्ब है। ये काम किया किसने? शी ने। डांस्ड क्या है? वर्ब है। ये काम किया किसने? शी ने। तो शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। अब ये कोई नाउन तो है नहीं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सबको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ये प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। बोलो भैया, क्लियर हो गया? हाँ जी, इनको करके दिखाइए अब जरा। जतिन मेरे भाई, उसमें भी अभी चीजें ऐड होनी है, वो पूरा हुआ नहीं। ठीक है, और ये सारी बातें मैंने एक वीडियो डाल के बताई थी। आप लोग पता नहीं बैच वैच देखते ही नहीं हो अपना खोल के या क्या। सिर्फ तुम्हारी बात नहीं करा, बहुत बच्चे मैंने देखा है, खास करके सिलेक्शन बैच 3 वाले। ये पता नहीं अपना बैच जिंदगी में इन्होंने खोला ही नहीं, देखा ही नहीं,
कल शाम को मैंने क्लास ली है, नोटिफिकेशन डलाई है, फोल्डर के अंदर लिखा हुआ बड़ा बड़ा लेक्चर 1। वो यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं मेरे, आपने बोला था क्लास होगी, क्लास नहीं हुई, क्लास नहीं हुई, क्लास नहीं हुई। आंख है कि बटन है? अपना बैच भी खोल के नहीं देखते तुम कमेंट करने से पहले? थोड़ा और इंप्रूव हो जाएगा। अभी जैसे अभी क्या लिखा हुआ, अभी लिखा हुआ जैसे यहां पे लिखा हुआ ग्रामर लाइव क्लास, ऐसी एक में सिर्फ ग्रामर लिखा हुआ है, यहां पे ईडीएम लिखा हुआ है, यहां पे वन वर्ड लिखा हुआ है ऐसे। तो ये सब ना एक फोल्डर में डल जाएंगे जिसका नाम होगा इंग्लिश। एक हफ्ते के अंदर ये चीज हो जाएगी। अभी क्या बहुत सारे हो गए हैं ऐसे ऊपर नीचे। मैथ्स के अंदर एडवांस अलग, अरिथमेटिक अलग, जीएस के अंदर साइंस फिजिक्स, ऐसे इतने सारे सारे हो गए हैं वो। तो वो ऐसे अलग अलग हो जाएंगे। आपको पहले 4 ही दिखेंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस। फिर जब आप इंग्लिश पे क्लिक करोगे फिर ये ऐसे खुलेंगे, फिर दिखेगा ग्रामर, वोकैब, आरसी। फिर वोकैब पे क्लिक करोगे तो फिर उसके अंदर दिखेगा आपको ईडीएम वन वर्ड। जैसे आप कंप्यूटर में होते हैं फोल्डर के अंदर फोल्डर जाते जाते हो, तो इसमें लगेंगे लगभग 10 एक दिन हो जाएगा। लेकिन हाँ जी, द बर्ड्स आर सिंगिंग, बर्ड्स गा रहे हैं, है ना। जैसे बर्ड्स की जो चहचहाट होती है उसको गाने का नाम दे देते हैं हम। पक्षी गुनगुना रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, ये वर्ब है। सिंग सैंग संग ये वर्ब है। ये काम कौन कर रहा है? बर्ड्स कर रहा है। जो एक्शन को करे इसका मतलब वो सब्जेक्ट हो गया। और ये सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है अंग्रेजी में? नाउन प्रोनाउन करते हैं। अब ये कोई प्रोनाउन तो है नहीं तो नाउन कह देता हूं। दे अराइव्ड एंड लेफ्ट अर्ली, वो आए और जल्दी चले गए। वो आए और चले गए बड़े जल्दी। दे अराइव्ड एंड लेफ्ट अर्ली, वो आए और चले गए बड़ी जल्दी। तो यहां पे जरा समझने की कोशिश करो। 2 वर्ब आ रही हैं, आना और चले जाना, आना और चले जाना। एक सेकंड भाई। एक मिनट रुकना भाई, 1 मिनट का टाइम देना भाई। हाँ जी, दे अराइव्ड एंड लेफ्ट अर्ली। अब आप देख पा रहे हैं अराइव्ड, 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 लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ये दोनों वर्ब हैं। ये दो दो वर्ब कैसे लिख पाए इकट्ठी? दो दो वर्ब लिख दी इकट्ठी। दे आर सिंगिंग एंड डांसिंग, वो नाच रहे हैं और गा रहे हैं। दे आर सिंगिंग एंड डांसिंग, वो गा रहे हैं नाच रहे हैं। दो दो वर्ब इकट्ठी लिख पा रहे हो। दो नाउन इकट्ठे लिख पाते हो कैसे? ये कंजंक्शन की मदद से। कंजंक्शन से आपने दो चीजों को जोड़ दिया। दे सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, और ये दोनों के दोनों क्या है? वर्ब है। और इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? कंजंक्शन ने। तो यहां पे इसको क्या कह दूंगा मैं? ये कंजंक्शन हो गया। शी वॉकड इन टू द रूम, वो रूम के अंदर चली गई।
ये जो इन है, इनटू है, टू है, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, बिटवीन, अमंग, ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। इन ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, ओवर, अंडर, बिटवीन, अमंग, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। ये करती क्या है? आगे इनके एक नाउन लिखा होता है जो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है और वो सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड करता है। शी वॉक्ड, कहां गई वो? रूम के अंदर गई। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इनटू क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रीपोजिशन की तरह से काम कर देगा। चलो इनको करके दिखाओ अब जरा, इनको करके दिखाइए। हाँ जी। अलास वी मिस द बस, हे भगवान हमारी बस मिस हो गई। अलास, हुर्रे, ये सब क्या काम करते हैं? इंटरजेक्शन बनने का काम करते हैं। वी सब्जेक्ट है, मिस्ड वर्ब है, बस इसका ऑब्जेक्ट है। और ये इंटरजेक्शन, इसका एक पहचान भी है ना, एक्सक्लेमेशन वाला साइन लिखा होता है, ये वाला एक्सक्लेमेशन वाला साइन लगा होता है। क्लियर है? शी कैन सिंग फॉर मनी, वो गा सकती है पैसे के लिए, पैसे मिले तो गा देगी, फ्री में नहीं गाएगी। शी कैन सिंग फॉर मनी, वो गा सकती है पैसे के लिए। तो यहां पे शी सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग और मॉडल आगे पढ़ाऊंगा। सिंग मेन वर्ब है, किस लिए गा सकती है? पैसे के लिए गा सकती है। अब ऑब्वियस बात है, मेरी बात ध्यान से समझना, शी कैन सिंग व्हाट? मनी, पैसा गा देगी वो। सिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट थोड़ी हो सकता है ये, समझ रहे हो मेरी बात? ये सिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट थोड़ी है। सिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई सॉन्ग हो सकता है, गजल हो सकता है, कवाली हो सकता है। शी कैन सिंग अ सॉन्ग, शी कैन सिंग अ गजल, शी कैन सिंग अ कवाली, ये सब हो सकते हैं। शी कैन सिंग मनी नहीं ना। तो ये मनी जो है ये फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, ओवर, अंडर, बिटवीन, अमंग, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। फॉर क्या हो गई? प्रीपोजिशन हो गई। ही वोर अ ब्लू शर्ट, उसने एक नीली शर्ट पहनी थी। उसने एक नीली शर्ट पहनी थी। कैसी शर्ट थी जी? नीली शर्ट थी। ब्लू शर्ट, व्हाइट शर्ट, रेड शर्ट, लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट, क्या है ये? ओल्ड शर्ट, न्यू शर्ट। जो एक नाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बता दे उसको क्या कह देते हैं? एडजेक्टिव कह देते हैं। बोलो भाई, कोई दिक्कत, समस्या? समझ में आया कुछ कुछ? तो अभी हमने क्या किया, हमने एक एक लाइन का बेसिक पढ़ा कि नाउन क्या करता है, वर्ब क्या करता है, एडजेक्टिव क्या करता है, एक एक लाइन का बेसिक पढ़ा। और उसके बेस पे हमने कुछ सवाल लगा के थोड़ा सा अपने आप को एक कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ कुछ कुछ तो हमें दिखने समझ में आने लगा है। ठीक है, फिर बता रहा हूं बच्चे, परेशान नहीं होना है। अब इस सेंटेंस के अंदर कुछ बच्चों के माइंड में कुछ डाउट आ रहे होंगे, सर यहां सिंह का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है ना? अच्छा जी, ऐसे ही यहां पे अगर बात करूं तो यहां पे अराइव्ड और लेफ्ट का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? ये अर्ली क्या काम कर रहा है? यहां पे वॉक का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? टेंशन मत लीजिए, ये सब चीजें आगे आएंगी। वर्ब का ऑब्जेक्ट कब होता है, कब नहीं होता है, ये अर्ली किस टाइप का एडवर्ब है, सब आगे आएगा। पेशेंस रखनी पड़ेगी बच्चे। ठीक है, इंग्लिश सिखा सकता हूं लेकिन आधे घंटे में नहीं। कैप्सूल नहीं दे सकता आपको कि ये कैप्सूल दूं इधर से सब कुछ एकदम आ जाए, ऐसा नहीं। रोज आओगे, रोज क्लास लगाओगे, रेगुलरली मेरे साथ पढ़ते चलोगे तो ये सब चीजें होने लग जाएंगी, लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पर आ जाइए। अब अपन आधे आधे घंटे वाला बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने एक एक लाइन वाला बेसिक पढ़ा, अभी अपन आधे आधे घंटे वाला बेसिक पढ़ेंगे। नाउन, हमने देखा नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। जानते हो आप, नाउन 5 टाइप का होता है, ये भी जीवन में कभी ना कभी पहली दूसरी तीसरी क्लासों में सुना था। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ के ना? प्रॉपर नाउन क्या होता है जी? एक ऐसा नाउन जो बेसिकली किसी पर्टिकुलर चीज का नाम हो।
कॉमन नाउन क्या होता है? जो उस टाइप की हर चीज को कहा जा सकता हो। जैसे आप जितने बच्चे मेरी क्लास देख रहे हो, जितने बच्चे मेरी क्लास देख रहे हो, क्या सबको मैं स्टूडेंट कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। सबको मैं स्टूडेंट कह सकता हूं ना? हाँ क्या ना? अच्छा जी। क्या सबको राहुल कह सकता हूं? क्या मैं सबको राहुल कह सकता हूं? नहीं। अच्छा जी, जितने शहर हैं, आप किसी भी शहर से हो, आप में से कुछ बच्चे कानपुर से होंगे, कुछ जोधपुर से होंगे, कुछ जयपुर से होंगे, कुछ दिल्ली से होंगे, कुछ कोलकाता से होंगे, कुछ भुवनेश्वर से होंगे, है ना? हो सकता है कोई अंडमान का भी हो। तो इन सबको मैं क्या बोल सकता हूं? इन सबको मैं सिटी बोल सकता हूं, शहर बोल सकता हूं। इन सब के लिए एक वर्ड लगा सकता हूं ना, सिटी। लेकिन मुझे बताओ क्या सबको दिल्ली कह सकता हूं? क्या सारे शहरों को दिल्ली कह दूं? नहीं है ना पॉसिबल। तो ये कॉमन है, ये प्रॉपर है। कॉमन नाम से पता चला, कॉमन एक ऐसा शब्द जो सब चीजों के लिए, सबके लिए यूज किया जा सकता हो। ऐसे ही बुक, किताब, कोई भी किताब पढ़ियो। अब जैसे यहां पे मेरा ये बुक शेल्फ है मान लो, ठीक है। अब ये जितनी की जितनी पढ़ी हैं, इन सबको बुक कह सकता हूं मैं, हाँ कि ना? लेकिन क्या इन सबको मैं एक ही नाम से बुला सकता हूं? मतलब अलग अलग नॉवल है मान लो, जैसे एक ये नॉवल है आपका, कोई भी एक नॉवल का नाम ले लो आप, ठीक है। जैसे इनमें से किसी नॉवल का नाम लीजिए, जैसे अब मेरे पास में सामने पड़ी है एक किताब ग्लूकोज रेवोल्यूशन नाम से, ठीक है। और दूसरा है एक शू मेकर नाम से है। तो क्या सबको वो नाम से बुला पाऊंगा? नहीं। तो फिर वो क्या हो गया? वो प्रॉपर हो गया। जितने भी ये मॉन्यूमेंट होते हैं, लाल किला, ताजमहल, है ना, कोई किले हैं अपने, मेहरानगढ़ का किला है, इन सबको मॉन्यूमेंट कह सकता हूं मैं। लेकिन क्या सबको ताजमहल कह सकता हूं? क्या मैं सबको ताजमहल कह सकता हूं? नहीं। तो ये कॉमन हो गया, ये प्रॉपर हो गया, नाम से ही क्लियर है। अच्छा जी, कलेक्टिव जो किसी चीज के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करे, प्लेयर्स के कलेक्शन को टीम कह देते हैं, जजेस के कलेक्शन को ज्यूरी कह देते हैं, क्रिमिनल्स के कलेक्शन को गैंग कह देते हैं, अच्छा ऑफिसर्स या यंग गर्ल्स के कलेक्शन को बीवी कह देते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन हो गए। ऐसी ऐसे वाले जो किस चीज का बेसिक पदार्थ होते हैं, अब मैं कोई ये मार्कर किस चीज का बना हुआ है? तुमको सर प्लास्टिक का बना होगा, है? तो प्लास्टिक इसका मटेरियल नाउन हो गया। अब मैं कहूं कि ये ग्लास किस चीज का बना हुआ है, तुम कहोगे सर स्टील का लग रहा है, तो स्टील इसका मटेरियल नाउन हो गया। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? ऐसे ये शर्ट किसकी बनी होगी? सर कॉटन की लग रही है, कॉटन इसका मटेरियल नाउन हो जाएगा। किसी चीज का बेसिक पदार्थ, आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क, वाटर, ये सब क्या हो गए? मटेरियल नाउन हो गए। ये सब क्या हो गए? मटेरियल नाउन हो गए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजें जिन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, ना देख सकते हो ना छू सकते हो। जैसे लव, प्यार, सिर्फ महसूस होगा। प्यार की कोई शेप नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, आप उसको नाप नहीं सकते। जैसे आप यही कह सकते हो 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, आप कह सकते हो ना, आप गिन सकते हो। ऐसे ही 5 किताबें, 10 किताबें, 15 किताबें आप गिन सकते हो। लेकिन आप कह सकते हो क्या मैं उससे 10 प्यार करता हूं? नहीं हो पाएगा ना। ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिनको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। इनको ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, हेट, नफरत। मेरी बात आई समझ में? क्या बताएं मेरे भाई, पहली क्लास में सर्वर के इशू कुछ ना कुछ, मैंने भी टीम से पूछा था, कुछ सर्वर का इशू चल रहा है। लेकिन अब क्या करें, छोड़ तो सकते नहीं, क्लास तो लेंगे, है ना। जिनको ठीक से दिख रहा है मेरे भाई, जिनकी क्लास सही चल रही है, वो अपना देख लो। क्या बोल सकता हूँ? ऐसे बार बार यहाँ मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं यार कि मैं ऐसे बटन दबा दूं ठीक हो जाए, है ना। अभी कुछ सर्वर का पर्टिकुलर इस टाइम पे इशू चल रहा है। अभी मैंने टीम को मैसेज किया था तो उन्होंने कहा सर कुछ सर्वर का इशू है, ठीक करा रहे हैं। चलो, तो कैसे पहचानेंगे कौन सा है? कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है कि एब्स्ट्रैक्ट है? कैसे पहचानोगे? तो मेरे भाई कैसे पहचानेंगे? तो उसका आपको मैं एक इलाज बता रहा हूं। जब भी आप किसी नाउन को देखो तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि मैं इसको गिन सकता हूं कि नहीं गिन सकता हूं। जैसे स्टूडेंट का स्टूडेंट्स हो सकता है,
एक स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट। सिटी का सिटीज हो सकता है, एक शहर, 5 शहर, 10 शहर हो सकता है ना। गिन पा रहा हूं। ऐसे टीम्स को भी गिन सकता हूं, टीम को भी गिन सकता हूं। 15 टीमें खेलेंगी इस टूर्नामेंट में, 5 टीमें, 10 टीमें, 4 गैंग पकड़ लिए यूपी पुलिस ने, 3 जूरी बैठ चुकी हैं अभी तक लेकिन डिसीजन नहीं आया। इनको गिन सकता हूं, इनको गिन सकता हूं, क्या देखना। हाँ जी, 5 लोहा, 10 कॉपर, ऐसे कर सकता हूं? नहीं। इनकी वॉल्यूम हो सकती, हाँ, इनकी वॉल्यूम हो सकती है। आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क, इनकी वॉल्यूम हो सकती है। 1 किलो लोहा कह सकते हो, 1 किलो कॉपर कह सकते हो, 1 किलो सैंड कह सकते हो। वॉल्यूम हो सकती है इनकी, हाँ जी। इनकी तो वॉल्यूम भी नहीं होगी, इनका नंबर नहीं होगा, इनकी तो वॉल्यूम और नंबर दोनों ही नहीं होंगे। तो अगली बार कभी आपको देखो, अभी आपको चेक करना है, ये कुछ नाउन लिखे हुए, आप चेक करके बताओगे कि ये प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट है, आप बताओगे। उसका आपको तरीका बता रहा हूं ताकि आपसे गलती ना हो। अभी बताऊंगा गलती क्यों होती है, कैसे होती है। आप चेक करो सबसे पहले कि आप उसको काउंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर वो काउंटेबल है, अगर वो काउंटेबल है तो इन दोनों में से एक होगा, या तो कॉमन होगा या कलेक्टिव होगा, या तो कॉमन होगा या कलेक्टिव होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इन दोनों में से होगा। और ये वाले तो किसी पर्टिकुलर चीज का नाम होते हैं, इनको तो सोचने की जरूरत ही नहीं, ये तो किसी पर्टिकुलर चीज का नाम होते हैं। ठीक है, ये तो अलग ही आपको चमक चमक के दिख जाएंगे। मेरी बात आई समझ में। सबसे पहले जब भी आपको मान लो, मैं एक एग्जांपल के लिए यहां पे एक वर्ड लिख दिया मैंने, पेन। आपको चेक करना है ये कौन से टाइप का नाउन है, आपको चेक करना है कि ये कौन से टाइप का नाउन है। तो आप फटाक से काम करो, सबसे पहले सोचो क्या मैं पेन को गिन सकता हूं, हाँ कि ना। पेन, पेन्स प्लूरल हो सकता है। 1 पेन, 5 पेन, 10 पेन, 15 पेन खरीद लाया, मैं गिन पा रहा हूं, गिन पा रहा हूं, तो कॉमन या कलेक्टिव में से एक होगा। अब फिर आप सोचो कि कॉमन कहूं कि कलेक्टिव करूं, क्या पेन किसी चीज के कलेक्शन का नाम है? नहीं, तो फिर इसको कॉमन के अंडर में ले जाएंगे। ऐसे ही मान लो मैंने यहां पे लिख दिया केचप, लिख दिया मान ले, है ना। ऑयल लिख देता हूं, मस्टर्ड ऑयल लिख देता हूं, मैंने लिख दिया मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। अब क्या इसको मैं काउंट कर सकता हूं, 1 तेल, 5 तेल, 10 तेल, 15 तेल कह सकता हूं? नहीं, लीटर में नपता सर, 1 लीटर तेल, है ना। तो काउंटेबल तो नहीं है, काउंटेबल नहीं है तो इन दोनों में से होगा। अगर वॉल्यूम है तो मटेरियल में डाल देना, अगर वॉल्यूम भी नहीं है, ना दिखता है, ना कोई शेप है, ना कोई कलर है, खाली महसूस कर पाते हो, तो एब्स्ट्रैक्ट में डाल देना। अब तेल तो दिखता है ना, वॉल्यूम है तो मटेरियल में डाल देंगे। मेरी बात आ गई समझ में? हाँ जी। अब मुझे लगता है कि आप कर दोगे। अब कुछ नाउन मैं आपको नजर मरवा रहा हूं, मुझे देख के बताओ, सोच के बताओ कि इनमें से कौन सा कॉमन है, कौन सा कलेक्टिव है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है। ट्राई करो जरा एक बार।
हाँ जी, पहुंच गए निष्कर्ष पे। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप ये सोचो, क्या मैं टी को गिन सकता हूं? हिंदी में कह देते हो एक चाय लिया है, अरे भगवान एक चाय बना ला, हिंदी में कह देते हो आप, लेकिन रियलिटी में एक किसके लिए लगा, एक कप चाय, कप को गिन सकते हो, एक कप, दो कप, तीन कप, चार कप, पांच कप, है ना? लेकिन चाय को तो गिन पाओगे नहीं, वो तो लिक्विड होती है, लिक्विड है तो यानी वॉल्यूम है, वॉल्यूम है तो किस में डालनी पड़ेगी, मटेरियल में डालनी पड़ेगी। कुर्सी, कुर्सियां, चेयर, चेयर्स, एक कुर्सी, दो कुर्सी, पांच, चार, 10, 15, 20 गिन सकते हो, यानी कॉमन या कलेक्टिव में जाएंगे। अब किसी चीज का कलेक्शन का नाम तो है नहीं, तो कॉमन में डाल देता हूं। इंक फिर से लिक्विड है, फिर से लिक्विड है, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, मिलीलीटर वगैरह में छोटी छोटी डिब्बियों में आती है, बड़ी डिब्बी ले लो 1 लीटर की भी आती होगी इंक की, है ना? तो ये किस में चला जाएगा, फिर से वॉल्यूम है इसका, काउंट तो कर नहीं सकते, तो मटेरियल में चला गया। अब दिक्कत होती है ऐसे में, सॉन्ग, गाना, आप में से कई लोग सोचेंगे गाना ना तो दिखता है ना इसको छू सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में डाल देता हूं। लेकिन एक चीज सोचना, सॉन्ग काउंटेबल है कि नहीं है मुझे बता। ये जो सॉन्ग है ये काउंटेबल है, हाँ कि ना? एक गाना, दो गाने, सॉन्ग, सॉन्ग्स हो सकता है। मैंने 15 गाने सुन लिए, तेरे फोन से मैंने 23 गाने ट्रांसफर कर लिए अपने फोन में, अरे भाई गिन सकते हो ना इसको, गिन सकते हो तो कॉमन कलेक्टिव में जाएगा। अब इसको किसी चीज का कलेक्शन के लिए अलग से नाम दिया गया कि ये नहीं, तो कॉमन में डालो फिर इसको। म्यूजिक का म्यूजिक्स कर सकते हैं क्या, 5 म्यूजिक, 10 म्यूजिक, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, ये जाएगा एब्स्ट्रैक्ट में, ये जाएगा एब्स्ट्रैक्ट में। एयर बताओ, हवा, हवा को किस में डालोगे, हवा को किस में डालोगे? काफी लोगों का मन कुलबुला रहा होगा, काफी लोगों का मन कुलबुला रहा होगा, है ना, कि भैया एयर तो दिखती नहीं है, नजर नहीं आती, तो अपन क्या करते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट में डाल देते हैं। 10वीं अगर आपने पास करी है तो एयर की वॉल्यूम होती है सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं, कुछ याद आ रहा है? अगर एयर कुछ है ही नहीं, अगर एयर कुछ है ही नहीं, अगर एयर कुछ है ही नहीं, तो टायर में फिर क्या भरवाने जाते हो पंचर वाली दुकान पे, है? अगर एयर तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ है ही नहीं, फील ही नहीं कर सकते तुम उसको, वो टायर में पंप से क्या भरते हो फिर? वॉल्यूम होती है तभी तो टायर फूलता है, हवा चलेगी तभी तो ऐसे बाल इधर उधर होते हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? तो एयर की वॉल्यूम होती है, उसको मत डाल देना एब्स्ट्रैक्ट में, मटेरियल नाउन में जाएगी वो। स्टार, तारे, किसमें डाल लो इसको? ये जो तारे हैं, किसमें डाल लो इसको? हाँ जी, स्टार, तारे किसमें डालूं? अब काफी लोग सोचेंगे तारों को गिन थोड़ी सकते हैं, अनकाउंटेबल सोच रहे होगे, गिन नहीं सकते तारों को। आपने सुना होगा सप्तऋषि, 7 तारे हैं ऐसे क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में, कॉन्स्टलेशंस पढ़ी होंगी ना, पोलर बेयर और आयन ऐसे ऐसे शेप में ऐसे हैं, पढ़े हैं ना वो, उसमें गिनती के तारे होते हैं, कैसे गिन लेते हो आप? गिना तो जा सकता है ना उनको, हाँ, संख्या इतनी ज्यादा है, संख्या इतनी ज्यादा है कि लास्ट नंबर नहीं पता, लेकिन गिन तो सकते हो। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो? गिन तो सकते ही हो ना, बस लास्ट नंबर नहीं बता। फर्क होता है, एक अनकाउंटेबल और काउंटलेस, दो वर्ड हैं। अनकाउंटेबल यानी जिसकी गिनती हो ही नहीं सकती, और काउंटलेस यानी गिनती संख्या इतनी बड़ी है कि अंतिम नंबर नहीं पता। तारे काउंटलेस होते, अनकाउंटेबल नहीं होते। तो अगर ये काउंटेबल है, अगर ये काउंटेबल है तो किस में डालें फिर इसको? किसी चीज के कलेक्शन का नाम है क्या? नहीं, तो कॉमन में डाल दिया। फुटबॉल और एलिफेंट से कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि जो एक नाउन है वो हमेशा एक ही टाइप का, मतलब एक ही टाइप में हो सकता है, सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है, कई बार सेंटेंस के अनुसार उसकी टाइप बदल जाती है। आपको अच्छे समझ आएगा, जरा ये 4 सेंटेंसेस आप देखो और एक बार अपने आप सोचने की कोशिश करो। हिंट मैंने आपको दे दिया, एक फुटबॉल ये लिखा और एक फुटबॉल ये लिखा हुआ है, ऐसी एक एलिफेंट ये लिखा हुआ और एक एलिफेंट ये लिखा हुआ है। एक बार सोचने की कोशिश करना कि कहां पे ये कौन से टाइप का नाउन है, कहां पे ये कौन से टाइप का नाउन है।
सोचो एक बार, सोचो ठंडे दिमाग से सोचो एक बार। प्रिंस भाई पूछ रहे हैं स्टार प्रॉपर नाउन क्यों नहीं है? थोड़ा सोच यार, थोड़ा सोच। प्रॉपर नाउन होता है किसी पर्टिकुलर चीज का नाम, वो नाम किसी और का ना हो। हर स्टार को स्टार कहता है तू? ऐसे वो चमकता दिखा वो भी स्टार है, अरे वो भी स्टार है, अरे वो भी स्टार है, तो कॉमन में डालेगा कि प्रॉपर में? तो छोटे भाई थोड़ा सोच यार, ऐसे बिल्कुल ही तू। हाँ जी, फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम, फुटबॉल मेरा फेवरेट गेम है। और मैंने एक फुटबॉल खरीदी कल। अब ध्यान से सीखने समझने की कोशिश करना। एक वर्ड है गेम, खेल। गेम, गेम्स, मैं 4 गेम्स खेल सकता हूं। हमारे स्कूल में 5 गेम्स खिलाए जाते हैं, गेम, गेम्स, खेल, एक से ज्यादा खेल। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे, हर खेल को खेल कह सकते हो। हॉकी भी एक गेम है, क्रिकेट भी एक गेम है, बास्केटबॉल भी एक गेम है। इतनी बात आती है समझ? उनमें से आप कह रहे हो ये जो सारे गेम है ना, ये जो सारे गेम है इसमें से फुटबॉल मेरा फेवरेट है। अगर ऐसे एंगल से सोचूं कि सब के सब गेम थे, एक गेम को आपने खास नाम दिया और कि फुटबॉल मेरा फेवरेट है, अगर ऐसे एंगल, ऐसे चीज से सोचूं, तो ये प्रॉपर के अंडर में चला गया। इस सेंटेंस में ये प्रॉपर के अंडर में चला गया। लेकिन जब बाजार से खरीद के लेके आ रहे हो, एक सामान की तरह से कह रहे हो, तो आप खरीदो तो भी फुटबॉल कहोगे, पड़ोसी का लड़का खरीदे वो भी फुटबॉल है, मैसी जिससे खेलता वो गोल बॉल, वो जो गोल बॉल होती है उसको सभी फुटबॉल कहते हैं। मैसी जिससे खेलेगा वो भी फुटबॉल है, रोनाल्डो जिससे खेलेगा वो भी फुटबॉल है, नेमार जिससे खेलेगा वो भी फुटबॉल है, गली में जो तुम्हारे पड़ी वो भी फुटबॉल है। अगर उस एंगल से सोचूं, गेंद के लिए फुटबॉल वर्ड का यूज करूं, तब ये कॉमन में चला जाएगा। कुछ मेरी बात आई समझ में? ऐसे ही ये सारे एनिमल है। टाइगर भी एक एनिमल है, चीता भी एक एनिमल है, एलिफेंट भी एक एनिमल है कि ना, जिराफ भी एक एनिमल है। ये सबके सब एनिमल है। इन्हें सबके लिए एनिमल शब्द यूज किया जा सकता है, कॉमन नाउन है एनिमल। अब उनमें से आपने कहा कि एक एनिमल, एक टाइप के एनिमल को मैं कुछ खास नाम देता हूं कि एलिफेंट जो है ना वो मेरा फेवरेट एनिमल है। सारे एनिमल थे, उनमें से एलिफेंट को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि एलिफेंट जो है वो मेरा फेवरेट एनिमल है। तो आपने उसको एक पर्टिकुलर, एक प्रॉपर नाम दे दिया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। लेकिन अगर ऐसे, मैंने एक एलिफेंट देखा कल, मैंने एक एलिफेंट देखा कल, तो बाजार में चल रहा था, आप वहां पे देख लो, जंगल सफारी करने चले जाओ तब देख लो, अगर उस टाइप से कहना चाह रहे हो, अगर उसको एक चीज की तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, तो उस केस में कॉमन हो जाएगा। यानी सेंटेंस पे डिपेंडेंट होती हैं कई बार चीजें, यानी कई बार सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं चीजें। और इसका एक बहुत अच्छा हिंट है, इसका एक बहुत अच्छा हिंट है ये जो आर्टिकल लगा हुआ, देखो ये जो ए एन आर्टिकल लगा हुआ है, ऑब्वियस बात है प्रॉपर नाउन के साथ तो आर्टिकल आते नहीं। दा दिल्ली लिख दोगे क्या? दा रमेश कर दोगे क्या? मेरी बात आ रही समझ? प्रॉपर नाउन के साथ तो आर्टिकल आते नहीं। ये आर्टिकल लगा होना भी अपने आप में आपको चीख चीख के बता रहा है कि यहां पे प्रॉपर नहीं, कॉमन नाउन की तरह से काम कर रहा है। अभी ना आपके मन में बहुत सारे ऐसे उबाल आ रहे होंगे कि सर, जैसे एक बच्चा अभी कुछ लिख रहा है, शुगर कौन से टाइप का नाउन होगा, ये कौन से टाइप का नाउन होगा, ये कौन से टाइप का नाउन होगा। थोड़ा थोड़ा, आज पहली क्लास है यार, पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे, सोचेंगे, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो जरूर हम जवाबों तक पहुंच जाएंगे। अभी एक बच्चे ने जैसे सवाल पूछा कि शुगर कौन सा नाउन है, अब यही सवाल मैं आप सबसे पूछता हूं कि आप अपने ब्रेन का यूज करो और थोड़ा सोचो कि शुगर को हमें कौन से टाइप में डालना चाहिए। मैं तो बता ही दूंगा, एक बार आप सोचो। शुगर को जब लेके आते हो तो दुकान पे क्या बोलते हो? 1 चीनी दे दे, 2 चीनी दे दे, 15 चीनी दे दे। शुगर काउंट करते हो क्या? किलो में नापते हो ना। जिन चीजों को किलो में, लीटर में, न्यूटन, पास्कल, जूल, इन सब में मापा जा रहा है, यानी उसका नंबर नहीं है। उसका नंबर तो है नहीं, तभी तो ये सब किलो, लीटर, मीटर, जूल, पास्कल ये सब क्यों लगाने पड़े? नंबर नहीं होता तभी ये कारिस्तानियां करनी पड़ती हैं, हाँ कि ना? तो यानी उसकी वॉल्यूम है, किलोग्राम में नाप रहे हो उसको, तो उसको मटेरियल में डाल लेंगे।
ऐसे अगर थोड़ा सा भी अपना दिमाग यूज करोगे तो आप जवाब तक पहुंच जाओगे। और जो थोड़े मोटे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, अभी कुछ बच्चे होंगे जो पुराने पहले जिन्होंने पढ़ रखा है हवाबाजी के लिए, सर सीनरी का प्लूरल बनेगा कि नहीं बनेगा सर, बताओ सर, लगेज का प्लूरल होगा कि नहीं होगा। दो बातें पढ़ रखी हैं आपने मुन्ना, थोड़ा सा सब्र रखो। नाउन चैप्टर जब कराएंगे तब ये भी बता देंगे कि इनका प्लूरल होता है नहीं होता है, क्यों नहीं होता, सारी बातें करेंगे। आज तो पहली क्लास है, आज तो पहली क्लास है। चलो, अभी जो हमने बातें सीखी समझी उसका आपको मैं एप्लीकेशन बताता हूं। ये पढ़ा नहीं रहा हूं आज, आपको हल्का सा अप्लाई करके दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे छोटी छोटी बातें जो हम सीखते हैं पढ़ते हैं ये हमें आंसर तक पहुंचने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लॉजिकली कैसे हेल्प करती। एक बार इन दोनों सेंटेंसेस को आप देखो और मैं आपको हिंट दे देता हूं। नाउन के काउंटेबल अनकाउंटेबल होने से संबंधित एरर है इसमें। कोई नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है उससे संबंधित एरर है इसमें। ये दो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, नाउन के काउंटेबल अनकाउंटेबल होने से संबंधित सवाल है। एक ट्राई आप करो, फिर मैं आपको इनका आंसर बताता हूं। एक चीज आप लोगों को दोबारा बता देता हूं भाई, कल की क्लास में ही बात करी थी मैंने। आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपके पास समय है, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, 4 साल पहले ही तैयारी करने लग गए हो, अच्छा खासा आपके पास समय है, मिलता है, आप खुद नोट्स बनाना चाहते हो, उसके जैसी बात ही नहीं, उसकी कोई मैच ही नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है या आपके पास स्किल नहीं है, बहुत बार बच्चे, अभी जैसे मैं इसके अंदर एक आपको एरर कराऊंगा, ठीक है, इसके अंदर अभी मैं आपको एरर कराऊंगा कि 1 ब्रेड लिखना गलत होता है, इसकी जगह पे स्लाइस ऑफ ब्रेड लिखो। वो क्या करेंगे, ऐसी सेम सेंटेंस उतार देंगे अपने नोट्स में, इसको काटेंगे, वो पे टिक लगा देंगे और बस बन गए नोट्स। फिर क्या होता, जब 3 महीने बाद वो उठाता उन नोट्स को तो उसको याद ही नहीं आता यहां पे क्यों कटवाया था, क्या रीजन था। अभी फिलहाल तो अभी आपको सबको ऐसा लग रहा होगा अरे यार मुझे सब कुछ याद है, अरे ये तो कैसे भूल जाऊंगा। लेकिन जब अच्छे खासे चैप्टर हो जाएंगे ना तो चीजें दिमाग से निकलने लगेंगी। पेपर के पास आ गया, नोट्स तेरे ऐसे हैं तुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, फिर तू डिमोरलाइज हो रहा है, फिर तू चिंता में आ रहा है क्या करूं, सारी वीडियो दोबारा देखूं क्या। ऐसे नोट्स बनाने से तो अच्छा ना ही बनाओ, टाइम भी गया और जो नोट्स का असली काम है कि पेपर से पहले रिवाइज कर पाओ वो भी ना हो पाया तुम्हारा। अगर समय है और अच्छे नोट्स बनाना जानते हो, डिटेल्ड नोट्स बनाना जानते हो तो खुद ही बनाना, उसका कोई मैच ही नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी चीज का अभाव है तो प्रिंटेड नोट्स आते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, अभी फ्लिपकार्ट पे शायद कोई सेल भी चल रही है। और भाई फिर बोल रहा हूं, ये सेल ना मेरे तरफ से नहीं आती है सेल, ये फ्लिपकार्ट पे जैसे अभी 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे के चक्कर में सेल आ गई, ऐसे सेल आती रहती है और 20 30 50 रुपए का उसमें ऑफ होता है। अब ये वीडियो हो सकता है आप 3 महीने बाद देख रहे हो, सर सेल कब आएगी, सेल कब आएगी, तो 30 रुपए 40 रुपए के चक्कर में लटके मत रहना, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। या तो खुद बनाना शुरू कर दो, खुद नहीं बनाने मंगाने हैं तो मंगा लो। ये नहीं है कि अरे देखेंगे, ठीक है देखता हूं, 250-300 रुपए के नोट्स के लिए पहले सोचेगा, 15 दिन प्लान बनाएगा, फिर मंगाएगा, जब तक 2 चैप्टर चले गए। वो हरकत मत करना, ठीक है, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो अपने नोट्स बेचने के लिए कर रहा है, ये तो पता नहीं एक बुक पे इसको 10-20 रुपए बचते होंगे, उससे पता नहीं कितने करोड़ कमा लेगा, तो तू खुद ही बना, लेकिन बना ले, वेट मत करियो बस, ठीक है। जो भी डिसीजन लेना है खुद बनाने, खुद बना ले, मंगाने तो मंगा जल्दी से जल्दी और शुरू कर साथ साथ रिवीजन, ठीक है। जो पढ़ाया क्लास के 1 घंटे 2 घंटे खत्म होने के बाद रात को
जो पढ़ाया उसको नोट से एक बार पढ़ लिया कर, ताकि चीजें दिमाग में बैठनी शुरू हो। आई तो भैया सेंटेंस है मेरा, मोहन हैड ईटन ओनली वन ब्रेड बिफोर ही वेंट टू ऑफिस। मोहन हैड ईटन ओनली वन ब्रेड बिफोर ही वेंट टू ऑफिस। मोहन ने सिर्फ एक ब्रेड खाई जब वो ऑफिस गया, उससे पहले। जब वो ऑफिस गया ना, उससे पहले उसने सिर्फ एक ब्रेड खाई। अब दिक्कत क्या है कि जो ब्रेड शब्द है, ये जो ब्रेड शब्द है, ब्रेड कैसा नाउन मानूं मैं? ब्रेड को मैं कैसा नाउन मानूं? हिंदी में अपन ऐसे बहुत दुकान पे, अरे भैया एक ब्रेड दे दे, बोल देते हैं, लेकिन रियलिटी में आप क्या मांग रहे हो? ब्रेड का एक पैकेट दे दे। जनरली तो ये बोलते हैं ना, एक पैकेट ब्रेड दे दे, 10 वाला पैकेट दे दे। 10 का तो आजकल शायद आता ही नहीं होगा, 20 वाला दे दे, 40 वाला दे दे, ऐसे ही करते हो। तो वो जो ब्रेड है आप कभी खरीद के लाए, उसके पीछे लिखा होता ना 200 ग्राम 300 ग्राम, वो क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि उसकी वॉल्यूम होती है, उसका नंबर होता ही नहीं है। हाँ, वो जो टुकड़े कर रखे होते हैं, स्लाइसिस बना रखे होते हैं, उनको गिन सकते हो कि 2 स्लाइस खाए, 5 खाए, 6 खाए। ब्रेड को नहीं गिन सकते, ब्रेड के स्लाइसिस को गिन सकते हो। तो ब्रेड और 1 लिख दिया, 1 तो काउंट, जिस चीज को काउंट कर सकते हो उसी के साथ लिख सकते हो 1। तो आप लगा दो ना 1 राजेश 1 दिल्ली, नहीं लगा पाओगे ना। जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते उसके साथ 1 2 3 4 नहीं लगाना चाहिए। तो ब्रेड तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ 1 आपको नहीं लगाना चाहिए था। तो आप यहां पे क्या लिखो? यहां पे लिखो ओनली 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, पीस भी चल जाएगा, ओनली 1 पीस ऑफ ब्रेड भी कर दोगे चल जाएगा। अब कुछ बच्चों कहेंगे सर हमने पढ़ रखा लोफ होता है ब्रेड का, लोफ। पहले जान लो लोफ क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे अपने तो इधर बिकती है ऐसे क्यूबॉइड वाली शेप में, अपने इधर ब्रेड बिकती है क्यूबॉइड वाले शेप में और उसके स्लाइस कटे हुए होते हैं। आप कभी कोई फैंसी जगह पे जाना जहां ब्रेड वगैरह मिलती है, या फिल्मों में आपने देखा होगा, ऐसी शेप का होता है, ऐसे जिस शेप में मम्मी आटा गूंथ के रखती है ना, ऐसे जिस शेप में मम्मी ऐसे परात में आटा लगाती है, थोड़ी देर के लिए उसको रख देती है ना, 10-1 मिनट के लिए, जिस शेप में ऐसे, उसको उसी शेप को डायरेक्ट ऐसे सेक देते हैं। इसको बोलते हैं लोफ। ये होता है ब्रेड का लोफ, लोफ ऑफ ब्रेड। इस पूरे को बोलते हैं ब्रेड का लोफ। और जो आप इसमें से ऐसे काटते हो उनको बोलते हैं स्लाइस। अब मुझे बताओ, क्या कोई इंसान अगर पूरा लोफ खा जाए, क्या कोई इंसान अगर पूरा लोफ खा जाए, उसके लिए ये सेंटेंस लिखोगे? उसने सिर्फ एक ही लोफ खाया, पूरा लोफ खा गया, और तुम कह रहे हो ओनली। राक्षस के लिए लिख रहे हो क्या? है कौन से बकासुर राक्षस के लिए लिख रहे हो क्या सेंटेंस ये? काफी बच्चे क्या होते हैं ना, वो सोचते नहीं है, बस रट लिया कि अच्छा ब्रेड के साथ 1 2 3 नहीं लगता, लोफ लगाया करो। अरे लोफ होता क्या है जान तो ले, क्या होता है लोफ? अगर ओनली लिख रखा है तो यहां लोफ लिख सकता है क्या तुम? नहीं लिख सकता। ठीक है, यहां पे स्लाइस ही लिखना पड़ेगा। हम बाजार से खरीद के लेके आए, एक लोफ खरीद लाया मैं ब्रेड का, हो सकता है, फिर हो सकता है लोफ खरीद के लाए हो। इस पे आ जाओ। डिस्पाइट सेवरल हार्डशिप्स, डिस्पाइट का मतलब था के बावजूद, दुनिया जहान की कठिनाइयों के बावजूद, बहुत सारी परेशानियों के बावजूद, ही डिड नॉट लीव द पाथ ऑफ एन ऑनेस्टी, उसने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। अभी ऑनेस्टी कैसा नाउन होता है? अभी अपन ने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। क्या इनके साथ ए एन लग सकता है? ए एन का तो मतलब 1 होता है। अब बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, एक लड़का वेट कर रहा बाहर। ए एन अगर आप किसी नाउन के साथ लगाते हो तो उसका मतलब तो 1 होता है ना। तो क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन लग सकता है? नहीं लग सकता, ये ड्रॉप हो जाएगा। अब ये सवाल पढ़ाया जाता है नाउन चैप्टर में, और ये सवाल पढ़ाया जाता है आर्टिकल चैप्टर में। और इन दोनों का आधार यही है कि ये कौन से टाइप का नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, बेसिकली काउंटेबल अनकाउंटेबल पर बेस्ड। तो जब हम ऐसी छोटी छोटी बातों पर पकड़ बनाते हैं, अपने बेसिक्स मजबूत करते हैं, तो इस टाइप की जो चीजें हैं उनको हम कॉन्सेप्चुअली समझ पाते हैं। फिर से देखो मैंने क्या कहा, ब्रेड मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल होता है, तो इसके साथ 1 2 3 मत लगाओ। ब्रेड का एक स्लाइस लिख लो, ओनली 1 छूट गया यार, ओनली 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड, ऐसा लिख लो। कि एक अगर कहना है ना, एक अगर कहना है तो फिर आप स्लाइस के साथ लिख लो, ओनली 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड कर लो। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या दिक्कत थी? ऑनेस्टी क्या है जी? ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, गिन इसको भी नहीं सकते, तो इसके साथ ए एन कैसे लगा सकते हो? एन ऑनेस्टी, 1 2 3 ऑनेस्टी, 2 किलो ऑनेस्टी कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो भैया
एन आर्टिकल को ड्रॉप करो। क्या आधार था इन सेंटेंसेस का? इन सेंटेंसेस का क्या आधार था जी? इन सेंटेंसेस का आधार था काउंटेबल अनकाउंटेबल का पता होना। ओनली अ स्लाइस ऑफ ब्रेड भी कर सकते हो, लेकिन ओनली से ना स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आता है तो नंबर लिख दो, 1 लिख लो, वो बेटर रहेगा। ये पढ़ाऊंगा आगे 1 और ए में क्या फर्क होता है, आर्टिकल चैप्टर में बताऊंगा। अभी के लिए आपको ये एरर समझ में आया? अभी के लिए आपको एरर समझ में आ गया? एक बार फिर से देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको देखिए। हमने एक एक लाइन में बेसिक पढ़ा। ऐसा शब्द जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, उसको वर्ब कहते हैं। जो उस काम को करे वो सब्जेक्ट हो जाता है, जिस पर वो काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन प्रोनाउन करते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताए उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जो किसी वर्ब की एडजेक्टिव के दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए उसको एडवर्ब कहते हैं। ये वाला काम मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, आगे आएगा। हिंदी में लिख दूं, आगे आएगा। दो चीजों को जोड़ने वाला, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो एडजेक्टिव को, दो वर्ब को, उनको कंजंक्शन कहते हैं। ये क्लॉज भी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये भी आगे आएगा। प्रीपोजिशन क्या करता है? एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ रिलेट करता है ताकि सेंटेंस के अंदर नई इंफॉर्मेशन ऐड करी जा सके। इंटरजेक्शन या ला सूर्य वगैरह हो गए। फिर आपको कुछ सेंटेंसेस कराए, फिर नाउन के बारे में थोड़ा और बताया, है ना, कि नाउन 5 टाइप का होता है, कैसे इनको पहचानते हैं, और ये चीजें हमें कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझने में कैसे हेल्प करती हैं। ये वाली चीज के थ्रू हमने ये देखा। ठीक है जी, ये था जी अपना बेसिक्स का लेक्चर 1। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अपनी क्लास के अंदर जो ऊट पटांग कमेंट करने वाले बच्चे थे वो बहुत कम थे। एक आधा ही था, एक बीच में पूछ रहा था सिंगल हो क्या, सिंगल हो क्या, कोई तुम में से सिंगल लड़की है क्या, आया था एक आधा ऐसा आशिक। ठीक है, थोड़ा सा क्लास कंट्रोल में रहेगी, कोई नमूने कम आएंगे। थोड़ा सा मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा कि मैं क्लास का फ्लो तोड़ के डांट मारने पे ही टाइम ना खराब कर दूं। थोड़ा सा बैच कंट्रोल में रहेगा, थोड़ा सा मैं कंट्रोल में रहूंगा, तो स्मूथली आप चीजों को सीख जाओगे। एक फ्लो मेंटेन रहेगा। और बच्चे, हर एक क्लास के एंड में मैं आपको 10 मिनट दूंगा। क्लास के अंत में 10 मिनट दूंगा। उस क्लास से संबंधित अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे क्लास में आया करेंगे, जो भी बच्चे क्लास में आएंगे, वो उस क्लास से संबंधित लास्ट में बात पूछ सकते हैं। पिछली क्लास में मान लो आपने आज ये पढ़ लिया, कोई आपके मन में डाउट आया तो अगली क्लास में आप पूछ लेना, लेकिन क्लास के आखिरी 10 मिनट में। और भी कोई जब बीच में कमेंट कर रहा हो ना बार बार, तो उसको लिख दिया करो कि क्लास के आखिरी 10 मिनट में बताएंगे सर। ठीक है, चलो अब आपके डाउट ले लेता हूं। म्यूजिक वर्सेस सॉन्ग, बताया तो सही बच्चे, सॉन्ग का सॉन्ग्स हो सकता है, सॉन्ग का सॉन्ग्स हो सकता है, म्यूजिक का म्यूजिक नहीं हो सकता, इसलिए म्यूजिक को एब्स्ट्रैक्ट में डाला। गूगल करके देख ले, डिक्शनरी में टाइप करके देख ले, थोड़ी कंफ्यूजन है तो। एक नोट्स का प्राइस 278 है, एक का 400, कौन सी ले बच्चे? वो सारी एक ही है। ठीक है, मैंने बता तो दिया सबसे कम प्राइस की। और जो ऑथेंटिक सेलर है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप मेरी कोई भी यूट्यूब वीडियो खोल लो, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी यूट्यूब वीडियो चलाओ, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे नोट्स का लिंक है, फ्लिपकार्ट का और अमेजोन का, वहीं से मंगाना। ये सारे के सारे, जैसे मैं क्या करता हूं, बुक छपवाता हूं और इन डिस्ट्रीब्यूटरों को भेज देता हूं। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर कोई हो सकता है अपना 5 रुपए कमाना चाहता हो, कोई 10 रुपए कमाना चाहता हो, कोई एक बुक पे 50 रुपए कमाना चाहता है, तो सब अपना रेट अलग अलग कर लेते हैं। उस पर मेरा कंट्रोल नहीं, मैंने उनको दे दी, वो चाहे 1000 रुपए में बेचे, क्या कर लूंगा मैं उसका, है ना। तो सबसे सस्ते और जेन्युइन जो नोट्स हैं उसका लिंक मेरी हर एक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला, वहां से मंगा लिया करो। इंग्लिश को कितना टाइम देना है बच्चे? बता तो दिया, रोज की मतलब हफ्ते में 5 क्लास होंगी। एक क्लास देखा करोगे, उसके नोट्स को रिवाइज करना है, 45 मिनट रीडिंग करनी है और आधा घंटा वो कैप को देना है। तो मोटा मोटा 1.5 घंटे की क्लास, आधा घंटा इसको नोट से रिवाइज करने का मान लेता हूं मैं, 45 मिनट की आपकी रीडिंग और आधे घंटे की वो कैप, यानी लगभग 3 घंटे रोज क्लास मिला के। जिस दिन क्लास नहीं होगी
उस दिन आप प्रैक्टिस वगैरह में आपका टाइम जाएगा। मैंने मंगवा लिया है, आ भी गया, 310 रुपये का लग गया। ओहो, बहुत घाटा हो गया पूनम जी, आपका तो बहुत घाटा हो गया। अभी 275 75 की मिल रही है, रोने लग जाओ बच्चे आप, रो लो, थोड़ी देर रोने लग जाओ। बहुत मैं बच्चे का बहुत नुकसान हो गया ना बच्चे का, है ना, 40 रुपीज का नुकसान हो गया, रोने लग जाओ मैं बेबी। सिलेक्शन बैच 1 में बेसिक की क्लास क्यों लाइव कर रहे हो, हमें एडवांस वर्क के आगे पढ़ाओ। सिलेक्शन बैच 1 में बेसिक की क्लास इन्होंने गलती से लगा दी हो तो बात हो रहा है भाई, क्यों होगी लाइव? गलती से टीम ने लगा दी होगी, हटवा देंगे मेरे मालिक। ऐसे धमका मत सुजीत भाई, इतनी अकल तो मुझे भी है? थोड़ा सा तमीज से बात कर लेगा तो अच्छा रहेगा। गलती से लग गई होगी भाई सिलेक्शन बैच 1 में। आपसे पढ़ के मजा आ गया, थैंक यू भाई। सीजीएल 2026 के लिए लाइव क्लास सही रहेगी या रिकॉर्डेड? वो तो आपकी चॉइस है मेरे भाई, रिकॉर्डेड से पढ़ पाओ रिकॉर्डेड से पढ़ो, उनमें इंटरेस्ट नहीं बनता तो लाइव से पढ़ो, आपकी चॉइस है। वाटर कौन सा नाउन है? वाटर खुद सोच एक बार, एक पानी, दो पानी, पांच पानी कह पाएगा? नहीं। लीटर में नापते हैं, मटेरियल में डाल, थोड़ा तो ब्रेन यूज कर, देख तो खुद ही जवाब तक पहुंच जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन्स में आर्टिकल नहीं लगते? नहीं बच्चे, ए एन आर्टिकल नहीं लगते, दा लग सकता है, कब लगता है कब नहीं लगता आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ए एन नहीं लग सकते, ए एन का मतलब वन होता है। वो कैब को स्टेप वाइज कैसे करें, बता तो दिया। रोज का एक वीडियो का टारगेट बना, बस एक साथ मत देख लियो, ऐसा नहीं कि सारे ईडीएम एक साथ देख लिए। एक दिन ईडीएम पढ़े, एक दिन एंटोनिम सिनोनिम वाले वर्ड पढ़े, एक दिन वन वर्ड पढ़ा, ऐसे शफल करता रहे। क्योंकि ईडीएम थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, पता चले सारा इंटरेस्टिंग एक साथ पढ़ लिया, फिर बाद में पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो इतना ध्यान रखना, रोज की एक क्लास अपना चलाते चलो। काउंटलेस और अनकाउंटेबल में डिफरेंस अभी बताया तो सही मेरे भाई। काउंटलेस का मतलब संख्या इतनी ज्यादा है कि उनको गिन नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा ही। टोटल इवन नंबर कितने होते हैं मुझे बता, टोटल इवन नंबर कितने होते हैं? कोई अंत नहीं है, काउंटलेस हो गए। अब मैं कहूं अगर 1 से 10 के बीच में कितने इवन नंबर आते हैं, अब तो काउंट कर सकता है ना। तो इवन नंबर काउंटेबल होते हैं लेकिन काउंटलेस होते हैं, गिन तो सकते हो लेकिन टोटल संख्या काउंटलेस होती है, ये कहना चाह रहा हूं। आर्टिकल कब आएगा कैसे मालूम करें? टेंशन मत लो, आर्टिकल चैप्टर आएगा तब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्लास में ही कॉन्फिडेंस आ गया, थैंक यू भाई। पीपीटी मिलेगी बच्चे वीडियो के नीचे ही, इसकी एनोटेशन वाली, मतलब जिसमें मैंने लिखा है वो वाली और बिना लिखे वाली, दोनों पीडीएफ आपको मिलेंगी बैच के बाद, क्लास खत्म होने के 1 घंटे में डल जाती हूँ। एंटोसिनो की सेकंड क्लास नहीं चल रही, अभी कुछ सर्वर एरर था मेरे भाई, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, चला लेना। सैटरडे में टेस्ट दे दिया करो सर। बच्चे हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद उसकी प्रैक्टिस क्लास मिलेगी, जितना आपको कराया जाए तुम उतना ही कर लेना। मैंने बताया था ना, ये प्रिंस भाई जैसे और भी 5 7 10 15 होंगे, ये पहली 15 क्लास में ना बड़ा काम बताएंगे। ये कहेंगे टीचर को, मतलब तू ये भी करा कर, सैटरडे को तू ये कर लिया कर, संडे को तू सोया मत कर, है हमारे घर आके हमसे सॉल्व करवाया कर। बहुत इनके अरमान बहुत होंगे। ये 15 से 20 क्लास के बाद नजर ही नहीं आते कहीं। जो शुरू में ज्यादा फड़फड़ाते हैं ना, उनके पंख जल्दी कुतर कुतर जाते हैं। तो जितना पढ़ाया जाए तुम उतना ही कर लो, उतना बहुत है। उससे आपके सिलेक्शन में दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश की वजह से, मेरा वादा है। बस जितना पढ़ाया जाए पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आखिरी क्लास के आखिरी सेंटेंस तक कर लेना तुम शिद्दत से। मुझे काम मत बताओ, मुझे पता है मुझे क्या पढ़ाना है क्या कराना है। ग्रामर की टॉपिक वाइज डीपीपी दोगे क्या? हर एक चैप्टर खत्म होने पे भी प्रैक्टिस मिलेगी। और जैसे आज मैंने जो पढ़ाया उसके क्वेश्चन डाले थे ना कुछ, आज जितना मैंने पढ़ाया तो उसके ऐसे क्वेश्चन डाले थे, ऐसे ही जितना उस दिन पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में सवाल जो आए हैं वो उस दिन कराऊंगा। ठीक है, चैप्टर जब खत्म होगा तो अलग से क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ साथ भी प्रैक्टिस होती रहेगी।
थर्सडे को ऑफ रहेगा, अगले हफ्ते से करेंगे। इस थर्सडे तो क्लास लूंगा मैं, अगले हफ्ते से करेंगे। जनरली जितने टीचर्स हैं सबकी मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। मैं थर्सडे और संडे का ऑफ रखता हूं, 2 ही दिन छुट्टी लेता हूं मैं भी, बस मैं थोड़ा बांट के, इकट्ठी 2 दिन नहीं, थर्सडे और संडे। इस हफ्ते तो लूंगा थर्सडे क्लास, अगले हफ्ते से करेंगे वो काम। स्पेलिंग गलत हो जाती क्या करें? स्पेलिंग की बच्चे आपको एक पीडीएफ मिलेगी, उनको लिख लिख के देखना, और कोई चारा नहीं है। बुक का और लेक्चर का कंटेंट अलग है। ये यार छोटे छोटे सेंटेंस थे, हल्के फुल्के बदले होंगे, एक इसी लेक्चर में डिफरेंट लगेंगे आपको, आगे नहीं मिलेंगे, टेंशन मत लो तुम। ब्रेड वाला एक बार फिर क्लियर कर दो। ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है मेरे भाई। ब्रेड जब खरीद के लेके आता तो उसके ऊपर लिखा होता ना 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, तो वो क्या है? अगर वो काउंट हो सकती तो लिखने की जरूरत ही ना पड़ती। किसी चीज को किलो में, लीटर में, मीटर में तभी तो मापना पड़ता जब उसका नंबर नहीं होता ना। तो यानी उसको अपने नंबर तो दे नहीं सकते, केजी में, किलोग्राम, ग्राम में मापना पड़ रहा है, यानी उसकी वॉल्यूम है। वॉल्यूम है तो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है तो 1 2 3 नहीं कर सकते, इसलिए उसको स्लाइस ऑफ ब्रेड करना पड़ा मुझे। प्लीज रिप्लाई आरसी कैसे मजबूत करें? रोशन भाई कल बताया था स्ट्रेटेजी क्लास में, उसको देखो, रोज रोज ये सवाल के जवाब नहीं दे पाऊंगा। बैच के शुरू में बताया था, पहली जो क्लास है उसमें सब बताया, ग्रामर कैसे पढ़नी है, वोकैब कैसे पढ़नी है, आरसी कैसे पढ़ना है, सब बताया। उसको देख, सब बताया उसमें। रोज रोज ये सवाल के जवाब नहीं। बैच से, ये क्लास से संबंधित कुछ हो तो बात करो। एन दा का मतलब क्या होता, एक होता है ना सर? नहीं, एन का मतलब 1 होता है, दा अलग चीज है, वो चीज को डेफिनेट करने काम आती है, आगे आएगा। प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है, एडजेक्टिव एडवर्ब में डिफरेंस कैसे करें? नेक्स्ट क्लास से हो जाएगा, डोंट वरी। प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है काफी तो आज तेरे को बताई यार, इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद। एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो कंफ्यूजन है, टेंशन मत ले, अगली 2 3 क्लासेस में क्लियर हो जाएगा। पेशेंस रखनी पड़ेगी। आज जितना पढ़ाया उतना समझ आया, कल जितना पढ़ेंगे फिर उतना समझ आएगा, परसों और ज्यादा सीखेंगे, उससे अगले दिन और ज्यादा सीखेंगे। हैव पेशेंस, सब हो जाएगा। पेशेंस रखनी पड़ेगी, रोज आना पड़ेगा। अरे राम, बंगाली मीडियम से हूँ, बहुत अच्छा समझ में आया। चलो बढ़िया बात है भाई, इसका मतलब आपने ध्यान से सुना। वर्ब की पहली, दूसरी, तीसरी फॉर्म दे सकते हो क्या? वर्ब चैप्टर में मिल जाएंगे, टेंशन मत ले, वर्ब चैप्टर में मिल जाएंगे। पेशेंस रखो, ऑलरेडी ये सब किया हुआ है, बस रिवीजन करना है। चलो बढ़िया है। नॉर्मल नोट्स मिलेंगे क्या पीडीएफ फॉर्म में? ये क्लास की स्लाइड मिलेंगी भाई मेरे भाई। क्लास का टाइम 5:30 तक था, फिर क्यों इतनी लेट तक क्लास चल रही है? डाउट ले रहा हूं ना पूनम जी, अपराध कर रहा हूं मैं डाउट लेने का। मन तो मेरा भी कर रहा है बंद करके निकल जाऊं, है ना। थोड़ा बेवकूफ हूं, थोड़ा पागल हूं, बच्चों के डाउट ले रहा हूं, गला फाड़ रहा हूं अपना। गलती हो गई पूनम जी मुझसे। आपके नहीं लिया करूंगा कभी, आपकी वजह से टाइम खराब नहीं करूंगा, टेंशन मत लो, जिस हिसाब से आप स्पैम कर रहे हो। एप्पल्स को किस में लिखेंगे? मनीष, मैं वही तो कह रहा हूं, थोड़ा ब्रेन यूज कर ले मेरे भाई। सेब, एप्पल का एप्पल्स हो सकता है कॉमन, ठीक है, वो बिकता बाजार में किलो में बात और है, लेकिन एप्पल का एप्पल्स हो सकता है, तो उसको कॉमन करेंगे। कपिल शर्मा तो प्रॉपर नाउन है, उसके साथ दा कैसे लग गया? वो कपिल शर्मा के लिए नहीं, वो शो के लिए लगा हुआ है। कपिल शर्मा वहां पे एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा, कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी होती है ना, कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी होती है, उनके नाम के साथ अपन वो हवाबाजी के लिए दा लगा लेते हैं, ग्रामेटिकली तो ठीक नहीं होता। ये आर्टिकल चैप्टर में आएगा, पेशेंस रखिए शिवम भाई। प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट्स में लिखे है या नहीं बता दो। नहीं भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें नहीं है, वो सिर्फ थ्योरी के नोट्स हैं। वर्ड के मीनिंग, मीनिंग की सोच सीखने का अप्रोच लगती है, जैसे आप टीचर हैं तो पढ़ाई बंद। थैंक यू जगदीश भाई, थैंक यू। मेरी भी सुन लो, आज हमारी केमिस्ट्री की क्लास रह गई। गणेश भाई, मैंने टीम को बोला हुआ है, वो सर से बात करेंगे कि अगर वो क्लास थोड़ा सा आगे पीछे कर लें तो बेहतर रहेगा,
ठीक है, कर लेंगे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट, या तो वो आधा घंटा लेट हो जाएंगे या मैं आधा घंटा पहले हो जाऊंगा, कर लेंगे, ठीक है। और सारी चीजें लाइव देखने के चक्कर में पड़ोगे तो फिर तो 6 क्लास लाइव लगा रहा है क्या तू? बहुत बढ़िया, 5-7 ही दिन कर पाओगे सारी लाइव तो। आप सिर्फ पॉजिटिव कमेंट पढ़िए जो पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है आदित्य भाई मेरे मालिक। आपने सिखा दिया, आपने मुझे बता दिया, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। आप जैसे उसे सीख रहा हूं मैं, आप जैसे जैसा कहेंगे वैसा वैसा करता चलूंगा जिंदगी में। सर 50 पर इंग्लिश मॉक में कर लेता हूं, बाकी कैसे करूं? 50 पर मतलब 50% कहना चाह रहा है? स्ट्रेटेजी वाली क्लास में सब बताया, जब वो तू सारा कर लेगा तो सब होने लग जाएगा तेरा। एक बार शॉर्ट में 509 रिवाइज करवा दीजिए, अभी तो कराए यार दोबारा। वीडियो 2x स्पीड पर दोबारा प्ले कर लियो मुन्ना, इतना भी कतई नवाब मत बन। चलो भाई, आज के लिए गुड नाइट, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।